देखो, एक एग्जांपल चल रहा था पिछली बार मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, जिसमें एम्प्लॉय क्लास एक हमने ली थी। एम्प्लॉय क्लास से डिराइव हुई थी डेवलपर क्लास, ठीक है। इसके बाद में डेवलपर से डिराइव हुई थी मैनेजर। अब इस सिचुएशन में जो आपकी एम्प्लॉय क्लास है उसमें एक मेथड है एंड इट्स नेम इज दिस, फाइन, मेथड 1। इसी के बाद में अगर हम आगे बढ़ जाएं प्रोग्राम में, तो डेवलपर क्लास which has been deriving from employee is also having same names method 1। हालांकि उनकी अपनी फंक्शनलिटी है, ये जो है एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रही है कि बैकअप एम्प्लॉय मेथड फॉर जो भी आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट का नाम देंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो एक प्रिंट लगाया है सिंपल बस। और सेम नाम की मेथड जो है वो हमने यहाँ तीसरी क्लास में भी यूज की, फाइन। तो इस सिचुएशन को जहां पे आपके पास में एक प्रोग्राम के अंदर जो है एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पेरेंट में हो चाइल्ड में हो, ठीक है, क्लासेस वाइज अगर मैं बात करूं तो इसी सिचुएशन को जो है हम लोग बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट वन नेम विद डिफरेंट फंक्शनलिटीज। एक नाम के साथ में अगर एक से ज्यादा परिभाषाएं, विकल्प अगर हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हैं, तो उसी चीज को जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, फाइन। अब तो याद होगा, इस ये तो क्लासेस वाइज हो गया। एक जो डायग्राम मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, उस डायग्राम को याद करो, उसमें एक पेरेंट क्लास थी, उससे 3 चाइल्ड क्लास डिराइव हो रही थी, तीनों चाइल्ड क्लास के अंदर एक नाम की मेथड ली हुई थी, और हमने कहा था कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एज वेल, क्योंकि वहां पर भी वो हैविंग three methods with same name but 3 different functionalities, so that's why you are calling that particular thing polymorphism, fine। अब पॉलीमॉर्फिज्म के लिए क्लासेस के अंदर मेथड्स का रिसाइड करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम कुछ दिन पहले तुम्हें देखा तो वो पढ़ के आए थे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जिसे हमने ओवरलोडिंग कहा था, आई गेस मेथड ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ ठीक है, से शुरुआत हुई थी और उसकी वो प्रोग्राम देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ऐड नाम की 2 मेथड्स हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर डिसाइड कर रही है बट डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स के साथ काम कर रही है। या फिर इसके बाद भी शायद हम लोगों ने वैसे ही एग्जांपल बनाया था, एरिया होता, तो एक ही नाम की मेथड है बट देन 3 बार यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। तो जरूरी नहीं होता है कि आपकी जिन मेथड्स की आप बात कर लेके चल रहे हैं यहाँ पर वो जो है क्लासेस के अंदर ही रिसाइड करें। क्लास के बाहर भी अगर आपको सेम नेम से अगर मल्टीपल अकरेंसेस अगर दिख रहे हैं, तो उस एंटिटी को, उस चीज को आप जो है पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है वो मैंने आपको उस दिन बताया था। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है, ठीक। बढ़े आगे चले। एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग। हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है डेटा हाइडिंग। जो हम लोग उस दिन एक्सेस मॉडिफायर्स यूज किए थे उसको आप एब्स्ट्रैक्शन के उदाहरण की तरह ले सकते हैं। बिल्कुल। तो एनकैप्सुलेशन मतलब बंडलिंग ऑफ द थिंग्स, एक साथ बंडल अप करना। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन या मेथड एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि दैट इज हाइडिंग द डेटा या प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, फाइन। तो दैट इज व्हाट यू कॉल एब्स्ट्रैक्शन, फाइन। यार आज मुझे ना राइटिंग पैड की आवश्यकता थी यार, आज कोई है भी नहीं तुम्हारे ऑफिस में। चलो देखते हैं है क्या प्लेन सा राइटिंग पैड अपने बस।
देख लो यार, बहुत बढ़िया। वो उनसे पिछले वाला कौन हो नंपाई शुरू करना है दोस्त, ठीक है। नंपाई का वैसे जो सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग लेने वाले हैं, नंपाई वैसे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत बहुत सारे फंक्शंस और अलग अलग तरीके के जो है सब पैकेजेस जो है वो उपलब्ध हैं। पर हमें मेजरली जो हमें जो डेटा साइंस की जर्नी की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें नंपाई का जो ज्यादा उपयोग होगा वो होगा मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए, ठीक है। हम अरेज यूज करते हैं, एन डायमेंशनल अरेज, मल्टी डायमेंशनल अरेज वगैरह जो है बनाते हैं और उससे हमारा जो कंप्यूटेशनल वर्क होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। डेटा को स्टोर करना, डेटा के ऊपर काम करना, कैलकुलेशन करना, वो कुल मिला के नंपाई हमें उसमें मदद करेगा। तो आज का हमारा जो भी ये जो प्रीलिम सेशन है नंपाई को लेकर, जो हमारा पहला सेशन है, इसमें हम अभी मेजरली जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस चीज पे करेंगे कि आखिर ये अरेज होते क्या हैं, अरेज बनते कैसे हैं, सिंगल डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो कैसे दिखते हैं, उनके ऊपर किस तरह की फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ठीक है। बट बिफोर दैट दो तीन लाइन शुरुआत में ऐसे ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले नंपाई जो है उसके बारे में वन थ्योरेटिकल मेंशनिंग इज दैट इट इज द फंडामेंटल टूल फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। साइंटिफिक कंप्यूटिंग करने के लिए पाइथन में एक टूल उपलब्ध है, उस टूल को जो है नंपाई कहा जाता है। इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट। ये वो खूबसूरती है जिसकी वजह से हम इस तरफ आए हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और ये जो है क्या होते हैं अभी समय के साथ पता चल जाएगा। बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज नथिंग बट अ लाइब्रेरी। इसको लाइब्रेरी कहा जाता है। वैसे हमारे सिस्टम पे जब ये इंस्टॉल होती है तो इंस्टॉलेशन पे ये पैकेज के टर्म में आपके सिस्टम पे आके जोड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर मान लीजिए कि आपको अगर शुरुआत करनी है तो आपको सबसे पहले आपके इंटरप्रेटर मोड में वही आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है बाय डिफॉल्ट उपलब्ध नहीं है।
तो वही जो मैं आपसे पहले बोलता रहा हूँ कि प्री इंस्टॉल numpy जहां आपने चलाया, हालांकि मेरे इसमें चूंकि वो ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ पे बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके इसमें अगर वो नहीं होगा उपलब्ध तो उस केस में आप इस तरीके से इस कमांड से numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। Where this specific library is residing in our system, if you want to see that, तो उस चीज के लिए इसका पाथ उठा के ले आते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा और उसको देखते हैं चल के थोड़ा सा अंदर। तो अगर मान लो कि मैं numpy को यूज करना चाहता हूँ, सिंस the library is already installed and on my system, तो I can now import it, ठीक है। तो पहली स्टेप जो है वो इंस्टॉलेशन है और दूसरी स्टेप जो है वो इम्पोर्टिंग, फाइन। तो अगर मैंने इंपोर्ट किया numpy को तो इट विल बी इम्पोर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। इंपोर्ट करने के बाद में फिर हम जो हर बार करते हैं कि अगर हम टाइप ऑफ numpy अगर जांचेंगे सबसे पहले तो वो मुझे दिखाएगा इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मॉड्यूल, राइट। मॉड्यूल के टर्म में मेरे पास आ गया लाइब्रेरी करके हम इसको रिफर करते हैं क्योंकि ये एक पैकेज की तरह बंडल होकर मेरे पास आता है, तो वी रिफर इट लाइब्रेरी। पर हमने देखा है कि कुछ भी लाइब्रेरी टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बनाया नहीं, राइट। तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट टाइप चेक करूंगा तो ऑब्जेक्ट टाइप तो क्या आएगा, इसका मॉड्यूल ही आएगा। अब इसमें अगर मान लो कि मैं numpy के साथ में सपोज फाइल एट्रीब्यूट अंडर फाइल एट्रीब्यूट अगर जांचने जाऊं तो तुम्हें पता है कि ये वो लोकेशन देता है जहां पर आपका ये मॉड्यूल जो है रिसाइड कर रहा है, फाइन। और जहां मेरे पास लोकेशन में ये चीज आ गई init.py अंदर init, वहां समझ में आ जाता है कि दरअसल ये मॉड्यूल नहीं था, ये पैकेज था, ठीक है। क्योंकि हमने जब मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस वगैरह पढ़े थे तो मैंने तुमको बताया था कि किसी एक पैकेज के अंदर जो है इनिशियलाइजेशन फाइल बनाई जाती है। वो इनिशियलाइजेशन फाइल अपने अंदर कुछ कोड रखती है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, जब इसको इंपोर्ट किया जाएगा तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो फाइल एट्रीब्यूट के साथ में जहां ये आखिरी में numpy/init.py दिखा तो वही समझ में आ गया कि दिस वाज एक्चुअली अ पैकेज, ठीक है। So this is a package which is installed now on our local machine, and this is what we are going to see. इसको चाहो तो एक बार चल के वहां पर देख सकते हो। आप देखने के लिए उस पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में जो भी उसकी लोकेशन थी उस लोकेशन को जाके एक बार ट्रेस करके आ जाऊं कि where this numpy package is locally installed on my machine, राइट। तो कहीं मेरा पाइथन का जो भी इंस्टॉल्ड जो भी वर्जन है, फोल्डर है, जहां पे ड्राइव पे स्टोर्ड है, उसके अंदर कहीं आई केम एंड यहाँ पे आई फाउंड दिस, ठीक है। तो दिस इज आवर पैकेज जो कि अभी हमने जो इंस्टॉलेशन किया था उसकी वजह से हमारे सिस्टम में आकर रिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर फिर अगर देखोगे तो एक फिर बहुत बड़ी दुनिया है अपने आप में, जो कि इसके अंदर काफी कुछ कंटेंट कैरी करे हुए हैं और उस कंटेंट को ही हम कहीं जो है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा विस्तार में इसके अंदर जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आप इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन की वजह से जो है थर्ड पार्टी पैकेज जो है वो आके आपके सिस्टम में रिसाइड कर जाता है। फिर आप उसको अपने प्रोग्राम में जहां आवश्यकता पड़े उसको इंपोर्ट कर करके उसको यूज करते चले जाओ, राइट। और जैसा हम पहले भी करते आए हैं, अगर हम चाहें तो dir ओवर numpy भी कर सकते हैं। क्विज लाइन है 80 लाइंस, इसको अगर देखेंगे तो दिस आर ऑल एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस पैकेज व्हिच इज numpy, ठीक है। इनका उपयोग होगा समय के साथ में, इनमें से कुछ हम यूज करेंगे, कुछ फिर मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप यूज करने लगेंगे, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ लाइब्रेरी numpy is required that you have already done, then going ahead, और उसके बाद में आज का पहला प्रोग्राम श्री गणेश एक अरे बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब अरे क्या होता है, अरे इज अगेन एन जिसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट बनाया था, टपल बनाया था या सेट्स बनाए थे, वैसे ही एक सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है। पर अरे की खूबसूरती ये है कि इसको मल्टी डायमेंशनल वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो हमें अभी पता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक अरे बनाने की कोशिश करी। उस कोशिश में पहली चीज जैसे हमने बोला था अभी, हमने numpy को इंपोर्ट किया, तो आई इंपोर्टेड numpy। उसके बाद एक लिस्ट बना ली मैंने। लिस्ट तो क्या बना ली, ये बोल दो कि एक इटरेबल बना ली, वो इटरेबल मुझे मदद करेगा अरे बनाने में, इसीलिए लिस्ट दे रहा हूँ, फाइन। तो आई हैव टेकन अ लिस्ट हियर विद नेम list1,
which has 5 elements 1 2 3 4 and 5. उसके बाद में this is the thing that we are doing which is important and this will I do repeatedly. क्या किया है इसमें, numpy जो ऊपर आप जो मॉड्यूल या पैकेज जो इंपोर्ट करके लाए थे उसका नाम डॉट, ठीक है, उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक मेथड जो है वहां से इन्वोक करनी है, दैट इज अरे, फाइन। और उसके बाद में numpy डॉट अरे करते हुए मेथड तो क्या है वो उसको भी वहां जांच के आते हैं। कहाँ थे हम, आइडल numpy डॉट अरे, ओके जस्ट अ सेकंड। क्या type of numpy dot, what is that, it is a function, so that we are using, fine. So it is a built-in function that is residing inside that package. In the attributes it must be available, उस लिस्ट को जांचेंगे ना तो वहां मिल जाएगा कहीं कहीं। तो numpy के साथ में अरे यूज कर रहे हैं और ब्रैकेट में उस फंक्शन को एक पैरामीटर लग रहा है और वो पैरामीटर जो है वो एक इटरेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने वो इटरेबल के तौर पे क्या ले लिया है, एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी रखे हैं। तो सिस्टम ये इंटरप्रेटर ये समझ रहा है कि इन 5 एलिमेंट्स को लेकर हमें एक अरे बनाना है और इस वाले केस में हम उस अरे का नाम जो है वो रखना चाहते हैं ARR1, ठीक। जैसे ही वो बन गया उसके बाद में कुछ चीजें प्रिंट करना शुरू कर दी। पहले लिस्ट प्रिंट करी जो ऊपर ले रखी थी, टाइप ऑफ लिस्ट प्रिंट किया, तो ये तो बचकानी चीज है, पहले करके आए हैं, लिस्ट प्रिंट कर देगा और वो वहां पर उसकी क्लास दे देगा कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। जांचने वाली बात ये है आज की कि ARR1 जब प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा हमारा अरे, और टाइप ऑफ इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को अगर हम लेके जाते हैं तो इसका टाइप जो है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आखिरी ये 2 प्रिंट हमारे खास काम के हैं और ऊपर के 2 प्रिंट सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, नथिंग एल्स। इसको एग्जीक्यूट किया तो वी गॉट दिस रिजल्ट्स। इसमें पहला और दूसरा तो एक्सपेक्टेड था, जैसा कहा था कि लिस्ट प्रिंट होगी उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट टाइप जो है नीचे दिख जाएगा आपको, ये दिख रहा है आपको अरे और ये है उसका टाइप, ठीक है। जस्ट कंपेयर दी अरे विद द लिस्ट, तो यू विल फाइंड दैट कि यार ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस वो कॉमा जो दिख रहा है ना लिस्ट में वो नहीं, फाइन। तो इसीलिए जहां कॉमा दिखे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ दैट इज अ लिस्ट, कॉमा हटे तो रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाएगा, अरे, ठीक है। तो दैट थिंग व्हिच वी डिस्प्लेड देयर इज एन अरे, एंड इसका जब टाइप चेक किया था तो इट डिस्प्लेड दैट इट इज एन अरे, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास numpy डॉट nd अरे, ठीक है। ये जो है ये numpy डॉट nd अरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब तुम समझो ये जो क्लास, ये जो नाम लिखा है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, दैट इज नेम ऑफ अ क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट दरअसल अरे। तो numpy डॉट nd अरे मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप तो सिर्फ पैकेज की बात कर रहे थे ना अभी तक, आप जब बात कर रहे थे numpy की, अगर मैं स्पेसिफिकली लगूं numpy, तो numpy इज अ पैकेज दैट यू ऑल नो, उसका जब टाइप दिया था तो क्लास मॉड्यूल करके आया था उसमें, ठीक है। बट यू मस्ट हैव समथिंग व्हिच इज ऑफ टाइप, पहले तो ढूंढो यहाँ numpy डॉट nd अरे दिख रहा है इसमें, n है क्या, लुक देयर nd अरे, हियर इट इज nd, ठीक है, ये ndim दिख रहा है, हियर इट इज, व्हाट इज दिस, nd अरे, ठीक है। numpy डॉट nd अरे मतलब numpy के अंदर nd अरे, ठीक है। अब वहां जो हमारे पास डिस्प्ले आया है, हमारे पास यहाँ जो डिस्प्ले आया है वो डिस्प्ले में बोल रहा है कि जो अरे आपने बनाया है दैट अरे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास numpy डॉट nd अरे ऑफ दिस क्लास। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज में वहां पर आइडल में अगर टाइप ऑफ numpy डॉट nd अरे अगर करूं तो यहां पर आएगा क्लास टाइप, मतलब numpy डॉट nd अरे is nothing but an object of class type which means that it is a class itself, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, वो क्लास है। जब भी इस तरह का टाइप निकल के आता है तो हमें पता है कि अगर मान लो कि किसी भी एक एंटिटी के लिए आ रहा है कि दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप, तो हमें पता है कि जिसकी आप बात चल रही है वो क्या है, वो क्लास है, ठीक है। तो दिस थिंग जस्टिफाइज कि numpy के अंदर जो nd अरे रखा हुआ है दैट इज अ क्लास, और इसी का दरअसल हम जब ये जो देख रहे थे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो अरे बनाया था वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो numpy के अंदर nd अरे नाम की क्लास है, वो nd अरे नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है जब आप इस तरीके से अरे क्रिएट करते हो,
तो ठीक है। अब क्लास के अंदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो अगर मानो मैं यहाँ पर dir numpy पे ना चलाते हुए numpy डॉट nd अरे करूं अगर, तो उस केस में फिर एक लिस्ट आएगी। अब ये numpy वाली लिस्ट नहीं है, ध्यान देना, numpy की लिस्ट अलग की, numpy डॉट nd अरे के ऊपर dir चलाया तो फिर ये एक लिस्ट आ गई यहाँ पर। और वो लिस्ट क्या बोल रही है? वो लिस्ट बोल रही है कि nd अरे क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स उपलब्ध हैं, वो सारे ये, ठीक है। nd अरे क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, दोस एट्रीब्यूट्स आर दिस, वो ये हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, आ रहा है समझ में, अच्छी बात है। तो आपने एक अरे क्रिएट किया, उसको प्रिंट किया, उसका टाइप प्रिंट किया, तो दिस वाज द प्रोग्राम, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसने हमें एक प्रोग्राम बना के दे दिया, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर ये जो अरे बनाया है, ये अरे जो है, दिस इज व्हाट यू कॉल वन डायमेंशनल अरे। क्या कहा जाता है इसे? वन डायमेंशनल अरे। फाइन। इसके अलावा मैं आगे चल के तुमको बताऊंगा कि ये डायमेंशन का मतलब क्या है और हम इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। डायमेंशन क्या है वही सीखना है, तो आपने सिर्फ याद कर लिया है कि ये वन डायमेंशनल अरे। फाइन, समझते हैं कि डायमेंशन का मतलब क्या है। एक आध दो प्रोग्राम आगे चलें तो मैं थोड़ा सा और इस पे लाइट डालता हूं तो वो ठीक से समझ में आएगा कि वन डायमेंशनल अरे मतलब क्या है। हाल फिलहाल एक प्रोग्राम और है यहाँ पे ऑन स्क्रीन, जिसमें फिर से numpy को इंपोर्ट किया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लिस्ट, वी हैव टेकन अ टपल टी, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। फिर numpy को यूज करते हुए, numpy डॉट अरे लेते हुए, हमने आर्गुमेंट के तौर पे एक इटरेबल दिया। वो इटरेबल लिस्ट की बजाय क्या है इस बार? टपल है। और वापस से अरे क्रिएट किया और फिर से अरे प्रिंट कर पाया। और इसको चला के जब देखा तो दैट अरे अगेन गॉट क्रिएटेड एंड printed. So that means it was not necessary to take a list with this function. You can take the tuple as well in order to create this. ठीक है। तो वैसे तो मैं जनरली बोलता हूँ कि यहाँ पर आप कोई भी इटरेबल ले सकते हैं जिससे आपका अरे क्रिएट हो जाता है। और चूंकि हम यहाँ पर न्यूमेरिक कैलकुलेशन से नंबर्स के बात कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी लिस्ट या फिर टपल, ये दो चीजें कर चलें। कौन है यहाँ पे मीटिंग में? Who's अभी? हाँ। So this way you can create the arrays as well, है ना? केवल लिस्ट लेना जरूरी नहीं, लिस्ट इज नॉट द रूल, यू कैन टेक एनी इटरेबल देयर इन ऑर्डर टू क्रिएट द अरे। इस प्रोग्राम में देखिए जिस तरीके से हम लोग लिस्ट वगैरह बनाते थे और बोलते थे कि दे आर ऑर्डर्ड इन नेचर। ऑर्डर्ड इन नेचर मतलब कि दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडाइसेस, ठीक है। उनको इम्प्लिसिटली सिस्टम जो है कुछ इंडाइसेस अलॉट करता है और इंडाइसेस के अकॉर्डिंग आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अरेज जो होते हैं, they are also ordered, they are having some indices allotted to them, the elements, right, and you can access those elements accordingly. जो भी इंडेक्स वैल्यू रहेगी उसके अनुसार आप जो है एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम पहली लाइन को अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर फिर से numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है, वो मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी है दो प्रोग्राम के बाद में, कि numpy को इंपोर्ट करने के बाद में उसको मैंने एक अलियास दे दिया है। वो अलियास क्या दे दिया है? np, राइट। मतलब आई एम इंपोर्टिंग numpy बट एज np। तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इस स्क्रिप्ट में, इस प्रोग्राम में, इस मॉड्यूल में मैं जहां-जहां numpy यूज करना चाहता हूं उस numpy को आई रिप्लेस्ड बाय वर्ड np। वो आसान हो जाता है बोलने लिखने में, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंपोर्टेड numpy एंड दैट टू एज np। बाद में एक लिस्ट ले ली जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। Then I created np, I created the array using np.array। फिर से एक लिस्ट दिया है। ये वाला हिस्सा नया है जो सिर्फ ये बता रहा है कि वो जो ARR1 नाम का अरे तुमने बनाया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, उनको सिस्टम ने इम्प्लिसिटली 3 इंडाइसेस अलॉट कर दी हैं। दोस इंडाइसेस आर अगेन
0 1, इट विल स्टार्ट विद 0 अगेन, ठीक है, 0 1 एंड 2, और इसीलिए मैंने ARR 1 of 0 of 1 of 2 प्रिंट किया, तो आई गॉट दिस 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, राइट। तो टेक अवे ऑफ दिस प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, एंड दैट थिंग इज कि अरेज भी जो है उनके साथ भी इंडाइसेस का अलॉटमेंट होता है, एंड यूजिंग दोस इंडाइसेस यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अरेज, ठीक है। अब अरेज के एलिमेंट्स को इंडाइसेस के जरिए जो है एक्सेस कर सकते हैं, फाइन। देन कम्स द सेकंड थिंग, कहा गया है, इसमें कहा गया है ऊपर क्रिएटिंग 2 डायमेंशनल अरे। अब यहां से चीजें थोड़ी सी शेप लेंगी, ठीक है। हम अब 1 डायमेंशनल अरे की बजाय 2 डायमेंशनल अरे बनाना चाहते हैं। अब 2 डायमेंशनल अरे जो है यहाँ पर बनाने के पहले मैं इस प्रोग्राम को चला देता हूँ, जहां मैंने बनाने के बाद में उस अरे को प्रिंट भी करवा दिया, फाइन। वो प्रिंट करवाने के बाद में हाउ दैट अरे लुक्स लाइक्स वो देखना जरूरी है। यहाँ देखो नीचे, दिस इज द अरे ओवरऑल, दिस वन। इसमें आप देखोगे तो यहाँ एक ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका काउंटर क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर आखिरी, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दिस इज समथिंग एंड दिस इज समथिंग। मेरा जो पहला परसेप्शन है, जो मेरा जो व्यू है इस चीज को लेकर, वो ये है कि इस 2 डायमेंशनल अरे को बनाने के लिए मल्टीपल 1 डायमेंशनल अरे यूज हुए, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, वो हमेशा ये बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, जो है हम भी वही बात करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स बोलकर भी इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। बट जो मैं आपके सामने परसेप्शन रख रहा हूं, उस परसेप्शन को दिमाग में बिठाओ, क्योंकि जब मैं सेकंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में जाऊंगा तो मेरी ये वाली बोली हुई बात आपको बहुत काम आएगी, फाइन। क्या बोला मैंने अभी कि व्हेन आई क्रिएटेड अ 2 डायमेंशनल अरे, तो दैट 2 डायमेंशनल अरे कंटेन्स मेनी 1 डायमेंशनल अरेज। एक से ज्यादा 1 डायमेंशनल अरेज को जब आपने क्लब कर दिया एक साथ, तो उसने क्या बना दिया, 2D अरे बना दिया या 2 डायमेंशनल अरे बना दिया, ठीक है। अब दूसरा नजरिया जो कि यूजुअल है, जो बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह पे या फिर जो ट्यूटर्स वगैरह पढ़ाते हैं या जो क्लासेस में टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, वो क्या होता है, वो ये होता है कि लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का अगर आपको नॉलेज हो कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स which is arranged in a specific form, जिन्हें कहा जाता है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जीवन में मैट्रिसेस जो है वो पढ़ी हुई है, स्कूल लेवल पे तो एटलीस्ट आती ही थी मैट्रिक्स, वो चीज जो है वो यहां से आकर रिलेट हो जाती है, फाइन। तो मैट्रिक्स में जो चीज हम यूजुअली जानते हैं वो ये है कि एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में यहां पर सपोज मैं अगर कुछ एलिमेंट्स लिखूं, सपोज 1 2 3 4 5 6, और यहां पर अगर लिखूं 7 8 9, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसे मैथमेटिकली मैट्रिक्स कहा जाता है, और जिसमें यहां पर 1 2 and 3, this 3 counts are actually called rows, ठीक है। मतलब यहां से जब हॉरिजॉन्टली हम इन वैल्यूज को देखते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 दैट इज अ रो, 4 5 6 दैट इज आल्सो अ रो, 7 8 9 दैट इज अ रो, राइट। प्लस इसके अलावा अगर मैं यहां पर अगर मैं वर्टिकली अगर इसका व्यू अगर लेने जाऊं, तो वर्टिकली यहां पर दिस थिंग इज 1 कॉलम, राइट। ये एक कॉलम कहलाएगी, ये 2 5 8 दैट इज कॉलम नंबर 2, राइट। This 3 6 9 is column number 3, right? तो हम जब horizontally elements को देखते हैं तो those are called rows, हम जब vertically elements को देखते हैं तो those are called columns, ठीक है। इन rows और columns के कॉम्बिनेशन को या फॉर्मेट को आपको यहाँ पर नीचे जो रिजल्ट आया था इससे कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले आया था, इस डिस्प्ले में भी अगर आप देखोगे तो यू आर ऑब्जर्विंग दैट यू आर हैविंग हियर 2 रोज। एक रो में यहाँ पे इन्वॉल्व है 1 2 3, दूसरी रो में यहाँ पर इन्वॉल्व है 4 5 6, ठीक है। तो दिस 2 डायमेंशनल अरे लुक्स लाइक दैट वे, वो मैट्रिक्स की तरह दिखती है, उस मैट्रिक्स का जो है रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है, फाइन। तो 2D अरे लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट टाइप, मैट्रिक्स टाइप, ठीक है। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का बेटा एक तरीका होता है, और वो तरीका जो है दैट इज डिफरेंट। मतलब एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं यूजिंग सम वे,
एंड वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। दैट वे इज, जब आपके पास में सपोज एक मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स इज ए, फाइन, उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स जो हैं उनके ऑर्डर्स इस तरीके के रहते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाऊं सपोज, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है ए ऑफ 0 0, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो होगा ए ऑफ 0 1, यहाँ पर आएगा ए ऑफ 1 0, यहाँ पे आएगा ए ऑफ 1 1, ठीक है। दिस मैट्रिक्स विल बी क्लोज्ड देन अकॉर्डिंगली, और इसके बाद में इन एलिमेंट्स को असेस करने की कोशिश करो। इंडाइसेस हमेशा 0 से शुरू होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो रो वाइज अगर मैं बात करूं तो रो वाइज यहाँ पर सपोज इंडेक्स है 0, यहाँ पर है 1, कॉलम वाइज यहाँ पे इंडेक्स है 0 और यहाँ पर इसके ऊपर है 1, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना के देख लो यहाँ पर जो चल रहा है। फर्स्ट एलिमेंट की जो यहाँ पर नोटेशन है, उस नोटेशन में रो नंबर और कॉलम नंबर को लिखा गया है सीक्वेंशियल। तो रो नंबर कौन सी थी 0, कॉलम नंबर कौन सी थी 0, इसलिए ए के साथ में सबस्क्रिप्ट क्या लगी हुई है 0 0। पहला नंबर रो के लिए है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ऑफ 0 0। इसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है ए ऑफ 0 1, फाइन। यहाँ पर लिखा है 1 0 क्योंकि ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 0, ए ऑफ 1 0, और ये है ए ऑफ 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, अगर 3x3 की होगी तो उसके अनुसार एलिमेंट्स का अलॉटमेंट होगा इंडाइसेस का, फाइन। तो दिस वे यू विल फाइंड दैट कि अच्छा यार 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है या 2 डायमेंशनल जो अरेज होते हैं उनमें इंडाइसेस इस तरीके से अलॉट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जब मैं प्रोग्राम में 2D अरे बना के जब उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करूंगा तो एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा, हूबहू, फाइन। जैसा हम लोग मैट्रिक्स में अलॉटमेंट कर रहे हैं ठीक उस तरीके से, मतलब कि हमारी रोज रहेंगी, उनके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे और अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे, कॉलम के भी उसके अनुसार, फाइन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें जो लिखा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे इस प्रोग्राम में जो रिजल्ट आया था बेटा, उस रिजल्ट में दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग, और रिजल्ट को देखने के बाद में एक बार प्रोग्राम को समझने चले कि प्रोग्राम में आखिर ये अरे बना कैसे था। तो वी इंपोर्टेड numpy as empty, then we have taken 2 lists now instead of 1, 2 लिस्ट ले ली। अब समझना बात को, 2 लिस्ट को मैं 2 रोज की तरह यूज करने वाला हूं, 2 रोज की तरह, राइट। फंक्शन तो वही लगाया np डॉट अरे, और np डॉट अरे लेने के बाद में आपको सीधे नहीं लिखना है लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, आपको लेना है फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना है आपको इंडिपेंडेंटली उन दोनों लिस्ट के नाम, ठीक है। समझना पिछली बार क्या किया था, स्मॉल ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ये हमने 1D अरे में किया था इफ यू रिमेंबर। लुक एट दिस, ये लिस्ट थी ना लिस्ट 1, अगर यहाँ पे मैं लिस्ट 1 को रिप्लेस कर दूं इससे इटरेबल से, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये लिस्ट रिप्लेस हुई, इसकी वैल्यू ये है पूरी, ये तो स्मॉल ब्रैकेट्स का सेट है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स का सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहा है, ठीक है। तो दरअसल वो क्या बता रहा है, वो एक रो 1 डायमेंशनल सिंगल रो वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां आ जाएं तो यहां पर हमने क्या किया है, लिस्ट 1 which will be replaced by this 1 2 3, right, list 2 which will be replaced by 4 5 6, और इन दोनों को लेकर you are trying to create an array, so this will generate a 2 dimensional array। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक अल्टरनेट नीचे लिखा हुआ है, उसको देखो, क्योंकि आप उस तरीके से काम करके आए हैं तो वैसा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अल्टरनेट वे टू क्रिएट, लुक एट दिस, since you are trying to create 2 dimensional array, तो np dot array के साथ you need to pass the elements of that 2D array। उन एलिमेंट्स में ध्यान देना, ये जो कलर दिख रहा है आपको ब्रैकेट का, पहले वाले ब्रैकेट का, इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, मतलब ये ओवरऑल बता रहा है कि आपके 2 डायमेंशनल अरे के सारे रो या कॉलम इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ, ठीक है। कॉलम भूल जाओ के लिए, आपकी 2 डायमेंशनल अरे में जितनी रोज हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और अब मैं इंडिपेंडेंटली इसके अंदर देखूं तो ये जो ब्लू ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तुमको, ये वाले, दिस इज फर्स्ट रो ऑफ द रिजल्टेंट अरे, ये पहली रो है, कॉमा लगा के दिस इज द सेकंड रो ऑफ द
रिजल्टेंट अरे, ठीक है। एंड ओवरऑल जहां आपने बोल दिया रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा रो 3 जो भी आपने बनाया अंदर मल्टीपल रोज, उनको भी यू हैव टेकन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट क्रिएटेड अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स और मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू राइट इट, और इसको ऊपर वाले फॉर्मेट से फिर कंपेयर करो, सब कुछ वैसा ही है, बस ये जो ब्लू ब्रैकेट्स वाला ये जो हिस्सा है जो मैंने अभी शेड किया, दिस गॉट रिप्लेस्ड बाय लिस्ट 1, ठीक है। एंड सिमिलरली द सेकंड लिस्ट हियर जो आपने यहाँ पे लिटरल दिया है, दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय हियर लिस्ट 2, फाइन। तो देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग इट, या तो लिस्ट ले लो, उनके नाम लेके यहाँ पे उनकी वैल्यूज इंसर्ट करवा दो, या फिर लिटरल्स ले लो, और उसके बाद में आपने अरे को प्रिंट कर दिया, अरे को प्रिंट किया तो आपके पास में इस तरह का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हुआ टू डायमेंशनल अरे को क्रिएट करना, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ टू डायमेंशनल अरे वन डायमेंशनल के बाद, एंड दिस इज हाउ यू विल एक्सेस द एलिमेंट्स, अभी बताया था फिर टू डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स कैसे एक्सेस होते हैं। यहाँ देखो अभी जो तुम पीछे डायग्राम में समझ के आए थे, नीचे जो मैंने अभी इंडाइसेस बनाई थी उनको सबस्क्रिप्ट के हिसाब से जो मैंने इंडेक्स दिए थे उनके हिसाब से, ये सब छोड़ो, ऊपर का ये वाला देखो, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 0 0, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो ये है पोजीशन 0 1, ये वाली, ये है 0 2, ये क्या है 1 0, ये क्या है 1 1, ये क्या है 1 2, ठीक है। इन्हीं को मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ARR के साथ, देखो ARR के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, उन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको वो दोनों इंडाइसेस देनी है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ARR of 0 0 that will print the element on first row first column position, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 कुल मिला के मैंने मैट्रिक्स के बहुत से एलिमेंट्स को प्रिंट करने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। When I tried printing it, I'll get this. Oh, what happened here? कहीं कुछ निशान लग गए क्या बोल रहा है at line 1 after this जादू है ये भैया। 1 2 3 4 5 6 are the elements involved in that multi-dimensional array या फिर 2D array, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो 1D अरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, फाइन, जो कि लिस्ट में होता था ठीक वैसे ही। लेकिन जब आप 2D अरे में आते हैं तो 2D अरे में यू नीड टू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडाइसेस, उन दोनों की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि अच्छा पहले इंडेक्स की ये वैल्यू आएगी, दूसरी की ये आएगी, ताकि मुझे वो एलिमेंट मिल पाए जिसकी मुझे आवश्यकता है, फाइन। और इन एलिमेंट्स को फिर फैच करने के लिए फिर कब तक ऐसा लिखते रहेंगे यार, पता नहीं क्या साइज है हमारे अरे की, तो इसलिए यू मस्ट हैव सम अदर वे ऑफ डूइंग इट, एंड दिस इज दैट अदर वे, फाइन। इसको कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ लूप्स, ठीक है। लूप के अंदर लूप लगाना, नेस्टिंग करना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर लूप की नेस्टिंग करी है, वो फॉर लूप की नेस्टिंग करके उन अरे के एलिमेंट्स को हमने फैच किया, अरे वही लेके चल रहा हूँ सेम टू डायमेंशनल अरे, 2 रो 3 कॉलम, एंड देन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। सबसे पहले तो अरे प्रिंट करवा लिया ऊपर बना हुआ, और उसके बाद अगर यहाँ देखोगे तो पहले एक लूप चलाया आई के लिए, फिर एक लूप चलाया जे के लिए, और उसके बाद में प्रिंट करा ARR ऑफ आई कॉमा जे या फिर आई जे, फाइन। अब नेस्टिंग कैसे काम करती है, हाउ डज नेस्टिंग वर्क्स, पहले पहले तो ये देखो कि ये रेंज ऑफ 2 जो है ये किससे रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा, हाँ 0 1 से रिप्लेस होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेंज ऑफ 1 जो है दिस इज नथिंग बट एन इटरेबल, and this iterable will be replaced by a container which will be having contain 2 values and those values are 0 and 1, ठीक है। इसके बाद में ये जो range over 3 है इसके अंदर आएंगी 3 values and those 3 values are 0 1 and 2, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये जो लूप है आई वाला, ये लूप चलने वाला है 2 बार, एक बार वो आई की वैल्यू 0 लेकर अंदर जाएगा, एक बार आई की वैल्यू 1 लेकर अंदर जाएगा। जे की वैल्यू की अगर बात करें तो वो चलेगा 3 बार, एक बार 0 लेकर, एक बार 1 लेकर और एक बार 2 लेकर, राइट। लेकिन जब नेस्टिंग होती है तो नेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर पहले चला आई वाला, तो सबसे पहले आई, जैसे मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो बनेगी 0, आप
इस लूप के अंदर जाएंगे, पर चूंकि आपने लूप के अंदर लूप लगाया हुआ है तो i इक्वल्स टू 0 के लिए ये j वाला लूप पूरा का पूरा चलेगा एक बार, मतलब j वाले लूप को पूरा चलना है फॉर i इक्वल्स टू 0 एंड फॉर i इक्वल्स टू 1 एज वेल। तो पहले i इक्वल्स टू 0 होगा, हम अंदर जाएंगे और उसके बाद में फिर j वाला लूप चलेगा, फिर उसमें j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, इन तीनों के लिए एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद में j वाला लूप खत्म हुआ, i वाला लूप कंप्लीट हुआ, फिर होगा i इक्वल्स टू 1 और इसके लिए भी फिर से j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 2, इस तरीके से 3 बार वो लूप चलेगा। तो दिस इज हाउ नेस्टिंग वर्क्स। इसमें अब तुम अगर कॉम्बिनेशन देखो i j की वैल्यूज के, तो कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले i की वैल्यू 0 के साथ में जो j की 3 वैल्यूज आने वाली है वो 0 1 2 है। आप अगर अंदर देखोगे तो प्रिंटिंग किसकी करवाई है, ARR ऑफ i, j, तो i बराबर 0 और j की 3 वैल्यूज मतलब 0 0 0 1 0 2, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि पहली बार जब j लूप चलेगा और 3 प्रिंट जो चलेंगे उसमें पहली रो प्रिंट हो जाएगी 0 0 0 1 0 2। दूसरी बार में जब i 1 लेके आएगा और वापस से जब j का लूप शुरू होगा तो उस केस में फिर i 1 के साथ में j की तीनों वैल्यूज वापस से आएंगी। वो तीनों वैल्यूज कौन सी होंगी, 0 1 2, मतलब इस बार जो कॉम्बिनेशन प्रिंट होगा ARR ऑफ 1 0, ARR of 1 1 and ARR of 1 2, right? This way you will print all the elements of the array using this nesting structure. Look here, 1 2 3 4 5 and 6, so there is no need to write the specific indices here. This will work that way, and let's do the debugging part as well for this. तो मैं डिबगिंग जानबूझ के स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर लूप से ताकि ऊपर का हिस्सा एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद हम डिबगिंग शुरू करें। तो हमने इंपोर्ट कर लिया है, हमने अरे बना लिया है, हमने अरे प्रिंट कर लिया है, नीचे दिख भी रहा है टर्मिनल पे, ठीक है। अब हम ये लूप्स की बात कर रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा था उसको यहाँ विजुअलाइज करो, देखने की कोशिश करो, ठीक है। साथ साथ में एक काम और करना कि ये जो सामने की तरफ वेरिएबल वाला पार्ट है उसमें अगर आई जे की वैल्यूज आ जाए तो उनको देखते हुए चलना कि वो क्या चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े इसमें तो स्टेप इन किया, स्टेप इन टू किया, गए आगे, देखो आई बराबर क्या बना 0, पता ही है क्योंकि रेंज है 2 की, तो 0 1 2 वैल्यू उसकी आनी आई इक्वल्स टू 0 के लिए, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आई के लूप के स्कोप के अंदर है, तो आई के स्कोप के अंदर या फॉर लूप के अंदर फॉर लगाया है तो बेटा ये फॉर लूप पूरा चलेगा, ठीक है। तो ये जे की वैल्यू कहां से शुरू करेगा, 0 से। देखो वेरिएबल वाले पार्ट में जे बराबर क्या बना 0। अब आप क्या प्रिंट कर रहे हो, ARR ऑफ i, j। अब i, j क्या है 0 0, तो ARR ऑफ 0 0 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, नीचे देखो 1 आया टर्मिनल पे, राइट। फिर आगे गए, अब j लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, अब जब तक j खत्म नहीं होगा जब तक तो उसको चलना ही है, लेकिन जब तक j खत्म नहीं होगा तब तक i की वैल्यू क्या बनी रहेगी, 0 बनी रहेगी। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि तुम j लूप को पूरा एग्जीक्यूट करवा रहे हो i इक्वल्स टू 0 के लिए, और i इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है कि तुम दरअसल पूरी की पूरी रो प्रिंट करोगे और उसके बाद में अगली रो पे जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में j की वैल्यू बढ़ी और वो बढ़ के हो गई 1, ऊपर दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल। तो अब आप प्रिंट करने जा रहे हैं 0 1, उसने प्रिंट किया 2, ठीक है। फिर अब आगे गए, j की वैल्यू हो गई 2 जो शायद आखिरी है इस लूप के लिए, तो अब कॉम्बिनेशन दिख रहा है 0 2 का, तो ARR ऑफ 0 2 जो है वो प्रिंट कर देगा 3। तो ये आ गई पहले रो के सारे एलिमेंट्स। एक बार j लूप कंप्लीट हो गया तो नेस्टिंग में अंदर वाला पोर्शन खत्म हुआ, वापस बाहर है क्योंकि i वाला लूप तो खत्म हुआ ही नहीं, i तो अभी केवल 0 के लिए एग्जीक्यूट हुआ है। अब i की वैल्यू बनी वापस से आगे बढ़ के 1, ऊपर दिख रहा है वेरिएबल में i इक्वल्स टू हो गया 1। अब i इक्वल्स टू 1 होने के बाद में j तो 2 बन गया था, अब क्या होगा, नहीं, j लूप जो है वो अपना एक बार पूरा सक्सेसफुल टर्मिनेशन करने के बाद में वापस से तैयारी कर रहा है शुरू होने की। तो वापस से तैयारी कर रहा है मतलब कि ये रेंज फिर से क्रिएट हो गई और ये रेंज के अंदर फिर से 3 वैल्यूज आ गई, और 3 वैल्यूज कौन सी है फिर से 0 1 2, राइट। पर ये 0 1 2 j जो है वो i कौन से i के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे अब 1 के साथ। तो इस बार जो प्रिंटिंग होगी वो होगी ARR ऑफ 1 0 1 1 1 2, ठीक है। तो दिस वे लुक एट द वैल्यूज ऑफ j देयर, 0 के साथ में 1 0 पोजीशन पे जो 4 था वो प्रिंट हुआ, फिर 1 1 पोजीशन पे जो 5 था वो प्रिंट हुआ, फिर 1 2 पोजीशन पे जो 6 था वो प्रिंट हुआ, देन i की जो रेंज थी वो भी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ में हमारा प्रोग्राम जो है वो
टर्मिनेट किया, ठीक है। तो दिस वे यू एक्सेस्ड द होल अरे यूजिंग द इंडाइसेस एंड यू हैव डन दिस एक्सेस यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स, ठीक है। फॉर लूप की नेस्टिंग के जरिए जो है आपने पूरा अरे जो है वो एक्सेस कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से भी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है। आगे बढ़े, देन ओके, सम एट्रीब्यूट्स दे आर एसोसिएटेड विद numpy arrays। numpy arrays जब क्रिएट किए जाते हैं तो वो विरासत में अपने साथ कुछ एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं। हम तो बोल ही रहते हैं ना वहां पर यार, पीछे जो सब कुछ देख के आए थे आइडियल में, वो क्या है, वो एट्रीब्यूट्स की लिस्ट तो है। उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम आज यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वक्त पड़ने पर जैसी जरूरत आए वैसे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। फाइन, उनमें से कुछ अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट numpy np जो करना ही है, np को लेकर अरे फंक्शन से इस वाली लिस्ट को लेकर हमने एक अरे बनाया। जो तरीका समझ में आ रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पे वन डायमेंशनल अरे बना रहे हैं, ठीक है। ये वन डायमेंशनल अरे बनेगा जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, हालांकि वो वन डायमेंशनल तक तो यहाँ पे है, आगे चल के 2D भी बनाया है, उसकी बात बाद में करते हैं। उस 1D अरे को प्रिंट करवाया तो साधारण प्रिंटिंग कर देगा उसकी, और उस 1D अरे के साथ में जुड़े हुए 3 पैरामीटर्स जो है वो 3 एट्रीब्यूट जो है उनको प्रिंट करना है। एक से कहा गया है arr1.ndim, ndim स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। एक यहाँ पर एट्रीब्यूट है शेप, ठीक है। शेप बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन, समझाता हूं एक करके। एक को एट्रीब्यूट को यहाँ पे कहा गया है साइज, ठीक है। साइज को कहा गया है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। फाइन, अब एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुमने अरे बना के अरे का ऑब्जेक्ट टाइप चेक किया था कि वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या आया था, numpy.nd array, ठीक है। तो numpy.nd array क्लास का ऑब्जेक्ट ये है arr1। तो इसका मतलब ये हो गया कि arr1 के पास में वही सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उस क्लास के पास में है। समझ रहे हो बात को? जैसे स्टूडेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया s1, तो s1 के पास में वो सारे मेथड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो कि स्टूडेंट के अंदर होते हैं। तो अगर numpy पैकेज के अंदर एक nd array नाम की क्लास रखी है और उस nd array क्लास का अगर ऑब्जेक्ट ये बन रहा है arr1, तो arr1 के पास में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो उस क्लास के अंदर रिसाइड करते हैं, ठीक है। हमने टाइप चेक किया था ना, टाइप के आधार पे बोल दूंगा इसका। फाइन, तो अगर मैं सपोज वो जो आप अभी बात जो अभी देख के आए थे पीछे, उसको अगर मैं एक बार देखने जाऊं और कंपेयर करूं इस सिचुएशन से, ndim शेप एंड साइज हियर, तो numpy.nd array में इसकी एक बार ऊपर से नीचे तक जरा एक बार इसकी ट्रेसिंग कर लो, तो संभवतः ये रहा ndim, राइट। इसके बाद में वेयर इज शेप, हियर इट इज, वेयर इज साइज, हियर इट इज, ठीक है। तो ये 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने अभी उसी क्लास के, जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट के पास में अपने आप आ रहे हैं, उनका यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये दिखना चाहिए ये oops वगैरह पढ़ने के बाद में कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ आखिर वो कहाँ पड़ी हुई है और वो कैसे इसके पास आ रही है, ठीक है। तो arr1 इज नथिंग बट एन अरे। अरे व्हेन वी क्रिएटेड यूजिंग दैट वे जो तुमको बताया था, तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास numpy.nd array, राइट। तो arr1 हो चाहे arr2 हो, 1 डायमेंशनल हो चाहे 2 डायमेंशनल, उसके पास में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको nd array क्लास के अंदर मिल जाएगी। आप dir nd array के ऊपर करो तो वहां पे वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको दिख जाएंगे। इवन अगर मैं मेरे प्रोग्राम में अगर डिबग कंसोल पे जाके या रन टाइम पे अगर मैं arr1 के ऊपर भी dir करूं तो मुझे वही सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो दिस आर फ्यू थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू प्रिंट हियर, एक एक करके इनको समझना है। और मैं अभी क्योंकि 1D डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, फॉर अ सेक y to debug it, इसको मैं करता हूँ हाइड, एंड देन वी आर डिस्प्लेइंग जस्ट 1 डायमेंशनल वाला कंफ्यूजन, उसके बाद में 2D की बात कर लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है। पहला रिजल्ट कोई खास बात नहीं है, हमने array प्रिंट किया है तो आना ही ये, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है इसके, ये है 0 पोजीशन, ये है 1 पोजीशन, मतलब ये है arr of 0, ये है arr of 1, ये है arr of 2, ठीक है। अब इसके बाद में कहा है इसमें ndim, तो क्या कहा था थोड़े पहले, ndim मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो घबराने वाली बात ही नहीं, जो नाम ले रहे हैं 1D अरे कितने डायमेंशंस, 1, 2D अरे कितने डायमेंशंस, 2, 3D अरे
बस तो जो हम बोल रहे हैं 1D अरे 2D अरे 3D अरे ये डायमेंशंस की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये एक सिंगल डायमेंशन है, डबल डायमेंशन है, ट्रिपल डायमेंशन है, वो सब इसके अंदर दिख रहा है एंडिंग के अंदर। तो एंडिंग के अंदर जो वैल्यू आ रही है उतने डायमेंशन का आपका अरे है 5, या फिर उल्टा अगर बोलूं तो आपने जो क्रिएट किया है उसके हिसाब से आप एंडिंग की वैल्यू के जरिए उसको जान सकते हो कि मैंने कौन सा डायमेंशन का अरे यहाँ पर बनाया है। फाइन, बड़े आ गए। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस इज गिवन बाय एंडेम। इसके बाद में अगला चीज जो है वो थोड़ा सा समझने में अपने को 2 बार लगेगी, 2 बार बोलना पड़ेगा मुझे। इसमें कहा गया है शेप को लेकर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन में नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है 3, ठीक है। इस 3 को किससे रिलेट कर रहे हैं अपन? 3 एलिमेंट से, 3 एलिमेंट से। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर वो जो आपसे पूछ रहा था इंडाइसेस की वैल्यू, तो इंडाइसेस कहां से शुरू हो रही थी? 0 से। मतलब ARR के साथ में मुझे कौन कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी सो दैट कि मैं इस 1D अरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर लूं? 0 1 2, ये कितनी वैल्यूज हैं? बस वो 3 यही लिखा है। दैट शेप जो है ना, उस शेप के अंदर यहाँ पे ये जो लिखा है 3, यही है ना शेप हमारा। ये 3 कॉमा कुछ भी नहीं, ये 3 जो लिखा है ना, वो 3 का मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन, ठीक है। अभी इसको दिमाग में रखो, एक काम करेंगे, इसको 2D से कंपेयर करेंगे, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा कि यार ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप। फाइन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। तो अभी वैसे सबसे आसान तरीका क्या होता है कि यार इसके अंदर 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो शायद इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। दैट इज आल्सो परसेप्शन। मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि मेरा इंडेक्स जो है वो कितने पॉसिबल तरह की वैल्यूज ले सकता है, कितनी वैल्यूज ले सकता है? 3। वो कौन कौन सी है? 0 1 2, इसलिए वहां पे प्रिंट हो रहा है 3, ठीक है। दरअसल ये जो है ना शेप, ये शेप हमेशा एक टपल रिटर्न करेगा, ठीक है। उस टपल के अंदर ये सारे नंबर्स कंटेन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हर डायमेंशन में कितनी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कंटेन है, हर डायमेंशन में। चूंकि ये 1 डायमेंशनल अरे था तो इसलिए इसमें कितनी वैल्यू आई? 1। 2D में थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, और जब 2D सीखेंगे इसके ठीक बाद तो 1D को आपके वापस से देखें कि यार अच्छा इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साइज, ये आसान है। साइज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी अरे। तो यहाँ पे आपके अरे में कितने एलिमेंट्स है? 3, इसलिए यहाँ पे साइज में क्या आ रहा है? 3, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, अब इसके बाद मैं इसको अनहाइड करता हूं और इसको भी एग्जीक्यूट करके वही काम 2D के ऊपर करके देखते हैं। तो हम एक अरे और बना रहे हैं ARR2 नाम से। 2D अरे बनाने का तरीका ऑलरेडी हमने देख लिया था। फाइन, ये एक अरे है, इस अरे ये अरे दिखता कैसा है वो भी दिख जाएगा, और इसमें एंडिंग शेप और साइज की क्या वैल्यू आ रही है वो भी दिख जाएगी। फाइन, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। एक साथ 1D 2D दोनों के रिजल्ट आएंगे क्योंकि दोनों को मैंने अभी कमेंट आउट नहीं किया है। सो आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट। अभी हाल फिलहाल नीचे वाले को कॉन्सेंट्रेट करो। This is your array that you created there. That got printed 1 2 3 4 5 6, right? We were treating this as a matrix. इसके पहले वाले केस में हमें इंडाइसेस पता है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। फिर हम रो वाइज कॉलम वाइज अगर बात करें तो दिस इज अ मैट्रिक्स विद 2 rows while 3 columns, ठीक है। 2 rows है ये रही जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है, 3 कॉलम्स है 1 4 2 5 3 6, ठीक है। अब बात करते हैं इन 3 चीजों पे जो यहाँ पर हमने ली थी। सबसे पहले एंडिंग, ठीक है। तो एंडिंग यहां पर बोला है 2 मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशंस। सो सिंस इट वाज अ 2 डायमेंशनल अरे दैट्स व्हाई यहां पर क्या प्रिंट हो गया? 2 प्रिंट। फाइन, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो शेप इज नाउ गिविंग अस 2, 3, ठीक है। अब एक तरीका इसको जो समझाने का है वो ये होता है, बहुत आसान है यार, जो आपको दिख रहा है उसको मैट्रिक्स मानो और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज गिन लो। रोज कितनी है? 2, तो इसीलिए पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3, इसलिए दूसरा एलिमेंट जो दिख रहा है वो है 3। परफेक्ट है, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है एज फार एज 2 डायमेंशनल अरे इज कंसर्न, एज फार एज 2 डायमेंशनल अरे इज कंसर्न। पर अगर मान लो कि मैंने तुमको 2D अरे पहले बताया होता और बाद में 1D अरे बताया होता तो तुम मेरी जान खा जाता है उस केस में, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ 2, 3 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैच भी हो रहा है, तो फिर तुम पूछोगे कि ये क्या है, क्योंकि
तुमने अभी तो बोला कि पहला वाला एलिमेंट किसके लिए है, नंबर ऑफ रोज के लिए, तो तुम बताओ ऊपर वाले अरे में नंबर ऑफ रोज 3 कहाँ दिख रही है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं 2D अरे में, इसको आके बोलेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज और कॉलम्स को, लेकिन ये जनरली सही नहीं है, ये स्टेटमेंट जनरली सही नहीं है। 2D अरे में मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब उसको 1D से 3D से कंपेयर करते हो तो फिर दिक्कत आती है। तो अब जो मैंने बोला था उस बात को वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जब आप इस अरे को एक्सेस कर रहे थे तो आपको एक्सेस करने के लिए कितने इंडेक्स की जरूरत पड़ी थी, 2 इंडेक्स की, एक को आपने आई बोला था, एक को आपने जे बोला था, ठीक है। स्पेसिफिक बात करता हूं मैं, जब आप रोज को एक्सेस कर रहे थे तो आपका पहला इंडेक्स था आई, वो आई की कितनी वैल्यूज आप यहां पर ले रहे थे इन ऑर्डर टू कवर द होल अरे, 2, क्योंकि 2 रो है, तो कौन सी वैल्यूज है वो, 0 एंड 1, ठीक है। तो आई इंडेक्स, ये जो पहला तुम्हारा इंडेक्स है उसको उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं इस पूरे अरे में, तो वो है 2 पॉसिबल वैल्यूज, एक है 0 और एक है 1। इसीलिए यहां पर हम बोलते हैं कि हमारा पहले डायमेंशन की या पहले अरे की, देखना यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। तो जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं तो ये मान लो कि वो जो आई और जे हैं वो मेरे लिए 2 डायमेंशन है, ठीक है। आई इज 1 डायमेंशन व्हाइल जे इज आल्सो अ डायमेंशन। How many possible values of I we are having? So that we know there are 2 possible values of I. One is 0 and other one is 1. तो 0 से पहली पूरी रो आ जाती है, 1 से दूसरी पूरी रो आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पहली एंटिटी लिखी है वो क्या लिखी है, 2, राइट। पहले डायमेंशन की सारी पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कि I की सारी पॉसिबल वैल्यूज कितनी है वो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप बोल रहे हो कि इस मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए 2 डायमेंशंस हैं या 2 इंडेक्स हैं, तो मैंने कहा उन 2 इंडेक्स के नाम क्या हैं, आई और जे, ठीक है। फिर मैंने तुमसे पूछा अगर इन दोनों को मैं डायमेंशन उतार लूं थोड़ी देर के लिए, ये डायमेंशन है, इंडेक्स मत बोलो, दिस आर 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो पहला जो तुम्हारा डायमेंशन है आई, आपकी इस पूरे अरे को एक्सेस करने के लिए आई की कितनी वैल्यूज को तुमने यूज किया था, 2, वो कौन कौन सी थी, 0 एंड 1, काउंट किया 2, पहले डायमेंशन की सारी पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 2, वो यहां लिखा है, ठीक है। आपका दूसरा डायमेंशन क्या है, जे, आपके पूरे अरे को एक्सेस करने के लिए जे की कितनी पॉसिबल वैल्यूज की जरूरत पड़ी थी, 3, वो वैल्यूज कौन कौन सी थी, 0, 1 एंड 2, काउंट करो कितनी वैल्यूज हैं, 3। तो दूसरे डायमेंशन की सारी संभव वैल्यूज को काउंट करें तो कितनी वैल्यूज दूसरे डायमेंशन की एक्सेस करती हैं, वो है 3। इसलिए इस टपल में 2 वैल्यूज क्या लिख रही हैं, 2 एंड 3, फाइन। और अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो ये ऊपर ध्यान दो क्या लिखा है, शेप में क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन, हर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू आई और 3 विद रिस्पेक्ट टू जे, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को लाकर 1 डायमेंशनल के साथ में भी कंपेयर कर लो, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन तो इससे कंपेयर कर लो। आपका ये अरे था 1 डायमेंशनल अरे जिसमें लिखा था 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, जब तुम इसको एक्सेस करने गए थे इसको, तो इसमें कितने इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी इसको एक्सेस करने के लिए, एक, वो एक्सेस को, वो एलिमेंट, वो इंडेक्स को क्या बोल देंगे हम, आई। दिस इज द ओनली डायमेंशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस अरे। आई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज लगेंगी इसको पूरा एक्सेस करने के लिए, 3, 0 1 2, कितनी वैल्यूज है, 3। अब नीचे देखो इस टपल को, इस टपल में क्या लिखा है, ये एक 1 डायमेंशनल अरे है, इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन 1 है और उस डायमेंशन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 3 पॉसिबल वैल्यूज है, वो कौन कौन सी हैं, 0 1 एंड 2, बस। दिस इज व्हाट यू कॉल शेप, ठीक है। तो शेप रिटर्न्स अ टपल व्हिच कंटेन सम नंबर्स, और नंबर्स क्या होते हैं, हर एक नंबर ही बताता है कि आपके अरे में जो डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस में कितनी पॉसिबल वैल्यूज कंटेंट या कितने पॉसिबल इंडाइसेस कंटेंट, दैट्स फाइन। इसी कॉन्सेप्ट को लेके एज इट इज हम 3D में जाएंगे और फिर 3D पे इस पे बात करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि ये फिर अपने आप में समझ में नहीं आता,
अगर मैं इसको रोज और कॉलम्स बोलूं तो गड़बड़ होगी, है ना? तो ये आसान लगता है ना बोलने में, यहाँ 1 रो 2 रो, सर ये रहा रो 1 2 3 3 कॉलम, ये आ गया 3। पर अगर ऐसा मैंने कंक्लूड किया तो फिर इसको मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, उसमें फिर दिक्कत आएगी। ठीक, तो दिस शेप रिप्रेजेंट्स अ टपल, रिटर्न्स अ टपल। टपल विल कंटेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो किसके बराबर होंगे? डायमेंशन के बराबर होंगे। जो डायमेंशन है अरे का उतनी एलिमेंट्स होगी। और फिर हर एक एलिमेंट का मतलब क्या कि हर डायमेंशन में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, इंडाइसेस की कितनी पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व, दैट वुड बी द शेप। कोई समस्या इसमें प्रोग्राम में? पवन भाई समझ में आ गया? यस हर्षित, यस सर अंकुर, थैंक सुरक्षित, समझ में आ रहा है? यू ठीक है, बढ़िया। यहाँ देखो, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे यूजिंग नेस्टेड लूप्स, तो ये तो वैसे भी किया था, पर इसको एक और जरिए से कर लिया है। वो जरिया क्या है? सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रेंज के अंदर मैंने पिछली बार यहाँ 2 दिया था और यहाँ पर 3 लिया था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है शेप से। फाइन, इसका रिजल्ट देखने के लिए आप पिछले वाले प्रोग्राम का आउटपुट को याद कर लो। ये पिछला प्रोग्राम है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा 2D अरे है, ठीक है, जिसमें 2 रो है 3 कॉलम। जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया था तो आपको शेप ने एक टपल रिटर्न किया था, उस टपल ने यहाँ पर क्या दिया था? 2 and 3, राइट? वो 2 और 3 जो है वो मैंने यहाँ पर यूज किया इसके अंदर। ये ARR डॉट शेप, इट इज अ टपल। टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग द इंडेक्स, तो इसीलिए टपल का पहला एलिमेंट वो क्या था? 2। तो इसलिए यहाँ पर आई की रेंज अपने आप बन गई 2 लेकर, मतलब 0 and 1, ठीक है। और ARR डॉट शेप के साथ में अगर ले लिया 1 तो वो टपल का दूसरा एलिमेंट आ गया, क्या था? 3। तो रेंज के साथ में 3 मतलब एलिमेंट्स आर 0 1 2। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्पेसिफिक वैल्यूज, मैंने अरे के शेप वाले जो एट्रीब्यूट है उसको यूज किया है, और वहां से न्यूमेरिक वैल्यूज निकाल के वहां से हमारी इन लूप्स का टर्मिनेशन प्लान किया है। फाइन, तो दिस इज यूजफुल व्हेन यू आर हैविंग some sort of array given to you, और स्टैटिक वे में आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर उसका डायमेंशन क्या है या उसके अंदर कितनी रोज या कितने कॉलम्स हैं। आप किसी प्रोग्राम में इस तरीके से भी आप उसके एंड पॉइंट्स जो है डिटरमाइन करके आपका लूप लगा के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। वैसे इसको चलाने में कोई अंतर नहीं आएगा, वही एलिमेंट्स आने वाले हैं सारे, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये दोनों रिप्लेस हुए हैं 2 और 3 से, तो प्रोग्राम हमारा वही मिल जाएगा जो हम पहले लेके चले थे। हियर इट इज। ओके, सो कम्स नाउ अ 3D अरे। ये 3 डायमेंशनल अरे जो है वो पिक्चर में आ गया। थोड़ा सा पहले क्या कहा था मैंने? 2D अरे का परसेप्शन मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बोलो उसको एक्सेस भी करो। पर उसके पहले ये याद रखो कि एक 2D अरे को बनाने के लिए मल्टीपल 1D अरे कंबाइंड हुए, एक से ज्यादा 1D अरे क्लब हुए, तब जाके 2D अरे बना। अब उस परिभाषा को जनरलाइज करो, एक से ज्यादा 2D अरे कंबाइंड हुए तो क्या बना? 3D अरे बना। बस इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता समझने के लिए कि मल्टीपल 2D अरे जब कंबाइंड कर दिए तो उस केस में क्या बन गया? 3D अरे बन गया। गजब की बात हो गई यार। ये तो देखो अब इसके यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूं, पर इसको भी देखिए। numpy np डॉट अरे, इसके अंदर स्ट्रक्चर को समझना। ये जो तुम्हारा ओपनिंग ब्रैकेट है उसकी क्लोजिंग यहाँ दी हुई है, ये रही, राइट। इसके बाद में एक ये कलर का पिंक कलर का यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट दिख रहा है, उसका क्लोजिंग यहाँ दिया हुआ है आखिरी में। तो ये जो ओवरऑल ये जो पिंक विथ पिंक ये जो भी कलर है, ये तुम्हारे पूरे के पूरे 3D अरे की डेफिनेशन को बता रहा है, ठीक है। अब इस 3D के अंदर ब्लू ब्लू वाले कॉम्बिनेशन देखो, यहां से लेकर यहां तक, जब तक कॉमन नहीं आया ये वाला अपना ब्लू से ब्लू, ठीक है। व्हाट इज दैट? इंडिपेंडेंटली दैट इज अ, हाँ, अरे जितना मैंने पोर्शन शेड किया उसकी बात कर रहा हूं। कैसा दिख रहा है ये? इट लुक्स लाइक अ, इट लुक्स लाइक अ, अच्छा तुम तो उसमें भी कंफ्यूज हो। इट लुक्स लाइक अ 2D अरे। ये क्या है? 2D अरे। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि 2D अरे में सिर्फ 2 ही रो आ सकती है? 2D अरे में 3 रो भी तो आ सकती है मेरे भाई। ये देखो अभी पिछले प्रोग्राम को जाके अपडेट कर देते हैं, कहाँ लोड ले रहे हो इतना तुम भी यार। ये लो, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा स्टैटिक कहीं दिया हो तो यहाँ चले चलते हैं। यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये तुमने 2D अरे बनाया था ना,
इस 2D अरे में ये क्या थी तुम्हारी पहली रो या पहला 1D अरे, ठीक है, जिसको तुमने इसके अंदर इंसर्ट किया था उसको बनाने के लिए। ये क्या है दूसरी रो या दूसरा 1D अरे। क्यों ना मैं एक काम करूं, एक कॉमा लगा दूं और इसके अंदर एक बार और कुछ एलिमेंट्स लूं और उन एलिमेंट्स के वैल्यूज ले लूं 7 8 9, ठीक है। इस बार अगर तुम देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रो which is our 1D array. This is going to be a second row which is our second 1D array. This is going to be a third row which is our third 1D array. ये 3 1D array हैं जिनको आपने यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर दिया। तो क्या मैं इसको ऐसा देखूं कि ये 3D array बनने वाला है? नहीं, ये क्या बनने वाला है 2D array। ये 2D array है, बस इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 की बजाय 3 है। दैट्स इट। आप इसको चलाओ और चलाने के बाद में आउटपुट देखो अब कैसा दिख रहा है। आउटपुट एक मैट्रिक्स जैसा शेप दिख रहा है जिसका डायमेंशन 3x3 है। 3x3 मतलब 3 रो है 3 कॉलम है आसान वाली परिभाषा में, ठीक है। एंडिम के अंदर अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ आया है 2 मतलब इट इज अ 2 डायमेंशनल अरे। 3 रो या 3 कॉलम हो जाने से ये 3D अरे नहीं बनेगा, इट इज स्टिल अ 2 डायमेंशनल अरे, राइट, जिसमें एक एक डायमेंशन की अब कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं 3 और 3। इसका भी मतलब समझते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, वो तो देख ही रहा है सामने, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वाले 2D अरे को जब मैं एक्सेस करने जाऊंगा रोज कितनी है 3, तो जब इसमें मैं आई और जे का लूप लगाऊंगा इसको एक्सेस करने के लिए, अब मेरे साथ में तुम मुझे बताओ कि इंडाइसेस कैसे अलॉट होंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या है 0 0, देन फर्स्ट रो का अगला एलिमेंट 0 1, देन 0 2, ठीक है। अगली रो पे आए 1 0 1 1 1 2, अगली रो 2 0 2 1 2 2, फाइन। अब बताओ आई की कितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी 3 वैल्यूज की, वो कौन कौन सी है 0 1 2। आई हमारा पहला डायमेंशन था, अब तुमने ये कहा है कि उसकी 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इस टपल में पहली चीज क्या लिखी हुई है 3। पिछली बार क्या था 2, क्योंकि 2 रो थे, राइट। इस बार आई के साथ साथ में जे की कितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है 3 0 1 2, इसलिए यहां पर भी क्या लिखा है 3, राइट। बट दिस इज स्टिल अ 2D अरे। और एक और तरीका हो सकता है इसको देखने का, वो ये है कि आप जब इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे इंडिपेंडेंटली, मान लो कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये 5 चाहिए मुझे, ठीक है, ये तो इस 5 को निकालने के लिए तुम लिखोगे अरे का नाम ARR और उसके साथ में स्क्रिप्ट कितनी दोगे 2, ठीक है। वो क्या है 1 1, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, ठीक है। जितने इंडेक्स जितने टाइप के इंडेक्स लग रहे हैं इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए, वही हमारा डायमेंशन है, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि कितने इंडेक्स की जरूरत पड़ रही है, तुमने कहा 2 आई और जे, तो बस अगर 2 इंडेक्स की जरूरत पड़ रही है तो मतलब ये अरे जो है वो क्या है 2D है। अब रोज कितनी भी हो और कॉलम्स कितनी भी हो उस बात से क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब तुम एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे अगर ढेर सारे अगर मैं 1D अरे लगा के चले जाऊं लाइन से, इसके बाद मैंने सपोज इसी को कॉपी करके 2-4 बार और पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ये लिया मैंने इसको कॉपी किया कॉमा कंट्रोल V कॉमा कंट्रोल V, इट हैज गिवन मी दिस, राइट। तो अब तो मैंने यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 1D अरे एक साथ क्लब कर दिए, ठीक है। तो 5 1D अरे क्लब करूं या 50 1D अरे क्लब करूं, अल्टीमेटली जो अरे बनेगा वो तो 2D ही होगा, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि बनने वाले स्ट्रक्चर से किसी भी एलिमेंट को अगर बाहर निकालना है तो आई और जे की वैल्यू से मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो 1D अरे में जब हम लिखते थे केवल एक सीक्वेंस 1 2 3 4 5, तो उसको 1D इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसके एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए केवल एक ही इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। 2D अरे को 2D इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए 2 इंडाइसेस की जरूरत पड़ेगी, और इसको अगर मैं आगे लिखने जाऊं तो 3D अरे विल बी एन अरे जिससे एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए 3 इंडाइसेस की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। फिर उसमें आई भी लगेगा, जे भी लगेगा और के भी लगेगा, और इसको अगर जनरलाइज कर दें तो फिर उसके अनुसार भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर दिस इज ऑल्सो अ 2D अरे इन विच दिस इज द रिजल्ट 1 2 3 4 5, 5 रो जैसी दिख रही है, 3 कॉलम जैसी दिख रही है, इसीलिए यहाँ पर आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी, 0 से 4, तो आई की 5 पॉसिबल वैल्यूज है इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है, जे की 3 पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2, इसलिए यहाँ पर
3 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 गुणित 3 15 आ रहा है, लेकिन डायमेंशन अब भी क्या आ रहा है 2, क्योंकि इस अरे के किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे निकालना है बाहर तो 2 इंडेक्स से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग देयर। वो जो प्रोग्राम हम बात कर रहे थे हम उस पे जा रहे हैं वापस, और अब मैं तुमसे फिर से वही पूछूंगा कि यार ये जो ब्लू और ब्लू के बीच में ब्रैकेट्स के बीच में ये जो लिखा हुआ है व्हाट इज दिस? दिस इज अ 2 डायमेंशनल अरे। ये 2 डायमेंशनल अरे है जिसको अगर हम लोग अगर आसान भाषा में अगर डिस्क्राइब करने जाएं तो जब ये बनेगा तो इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होगा। पहली रो के एलिमेंट्स है 10 11 12, दूसरी रो के एलिमेंट्स है 13 14 15, तीसरी रो के एलिमेंट्स है 16 17 18। और इसी के पीछे पीछे अगर तुम और देखोगे, अगर मैं कॉमा लगा के अगर मैं अगले वाले इसमें चले जाऊं, ये ब्लू विद ब्लू एक और उठाओ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ 2D अरे अगेन, जिसमें फिर से 3 रो और 3 कॉलम वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर इसको देखो तो दिस इज अ 2D अरे अगेन, जिसमें फिर से 3 रो है और 3 कॉलम है। तो आप अगर देखोगे तो आपने मैट्रिसेस के टर्म में अगर बात करूं तो आपने 3 मैट्रिक्स ले रखी है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, वो 3 मैट्रिक्स जो है जब आपने क्लब करी तो वो आपको एक अरे देखी गया जो कि 3 डायमेंशनल अरे कहलाएगा। थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जब 1D अरे आपस में मिलते हैं तो 2D अरे बनता है, जब 2D अरे आपस में मिलते हैं तो 3D अरे बनता है। और वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हो। इंडिपेंडेंटली अगर एक 2D अरे को और ज्यादा अंदर उसके पोस्टमार्टम करूं उसका कि यार ये वाले 2D अरे को अंदर जाके देखना है, तो ये इंडिपेंडेंट इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये क्या है? ये है 1D अरे। ये क्या है? दिस इज 1D अरे। यही आज के पहले प्रोग्राम में इस तरीके से अरे बनाया था, है ना? तो दिस इज अ 1D अरे, दिस इज अ 1D अरे, दिस इज आल्सो अ 1D अरे। 3 1D अरे जुड़े तो जाकर ये बना 2D अरे, फिर इसी तरीके से 3 2D अरे बनाए तो जाके बन रहा है 3D अरे, राइट? और इस 3D अरे को मैंने किया प्रिंट। अभी हाल फिलहाल सिर्फ ARR को प्रिंट करना है और ये देखना है कि आखिर ये स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा कैसा। Our 3D array here is looking like this। तो अब कुछ नया तो है नहीं, इतना तो पोर्शन तुम्हारा तुम आदी हो ये देखने के, तो तुम देख के ही आए हो कुछ 2D। तो वो 3D में इन्वॉल्व, ये पहला 2D है, ये दूसरा 2D है और ये तीसरा 2D। ठीक है, ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर देखो ये शुरुआत में तुमको ये 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये रहे, और आखिरी में यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, बाकी कहीं पे नहीं दिखेगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं कि दिस फर्स्ट ब्रैकेट हियर इज द ओपनिंग ऑफ योर 3D array, right? And this last bracket here, last closing bracket is the closing of 3D array। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ये जो हिस्सा है, this is your first 2D array which is contained inside, this is your second 2D array and this is your third 2D array, right? तो इस तरीके से यहां पर कितने एलिमेंट्स है टोटल इसमें? 3 गुणित 3 9, 9 गुणित 3 27, टोटल 27 एलिमेंट्स जो है वो यहां पर कंटेन्ड हैं। आई बात समझ? अच्छा, गुड। यहां देखो ये छवि इमेज तो हमें ये बता रहा है कि 2D अरे कैसा दिखता है, वो तो हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं। 2D अरे जो है वो जैसा दिखता है जिसमें यहाँ ऊपर से नीचे तक यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो है i की वैल्यू वेरी होती है ना। हम जब पहली रो को एक्सेस कर रहे थे तो i was 0, दूसरी रो को एक्सेस कर रहे थे तो i was 1, फिर हम एक्सेस कर रहे थे थर्ड रो तो i was 2। तो व्हेन यू गो डाउन दिस वे तो i वेरीज, i की वैल्यूज बढ़ती है। ठीक है, हम इस तरफ अगर जाते हैं तो j वेरीज, पहला कॉलम j कैरी करता है 0, फिर हम जब इस डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टली आगे जाते हैं तो j बिकम्स 1, यहां जाते हैं तो j बिकम्स 2। ठीक है, तो ये एक 2D अरे का स्ट्रक्चर है जहां पर i एंड j आर 2 इंडाइसेस और 2 डायमेंशंस। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये 2 डायमेंशंस जो हैं वो कितनी कितनी वैल्यूज जो हैं वो कैरी कर रहे हैं फॉर दिस मैट्रिक्स, तो i is carrying 3 values 0 1 2, j is carrying 3 values 0 1 2। That's why अगर मैं इस अरे के लिए शेप प्रिंट करूंगा तो वो देगा 3,3 टपल के अंदर i की पॉसिबल वैल्यूज, j की पॉसिबल वैल्यूज। लेकिन अगर मैं इस अरे के लिए एंडिंग प्रिंट करूंगा नंबर ऑफ डायमेंशंस तो आएंगे 2,
क्योंकि वो बताता है कि कितने इंडाइसेस की जरूरत पड़ रही है इस पूरे अरे को एक्सेस करने के लिए। 2 आईओज है, इसलिए डायमेंशन इज 2, राइट। और अगर हम यहाँ पर उसका साइज प्रिंट करेंगे तो फिर वो आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 9, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा वो यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा डायग्राम देखें, ये जो अभी तुम प्रोग्राम देख रहे थे उससे रिलेटेड 3 डायमेंशन, ठीक है। अभी तुम देखो वहां पे क्या है इस डायग्राम में, सबसे पहले वाला ये जो हिस्सा देखोगे तो ये जो पिछला डायग्राम देखे आए थे ना, उसी का आगे वाला वर्जन किया। अभी ये एक मैट्रिक्स थी, एक अरे था 2D। अगर मैं ऐसे अरे मल्टीपल लगाते चले जाऊं, पीछे इसके साथ चिपकाता जाऊं, ऐसा एक और, ऐसा एक और, ऐसा एक और, तो फिर वो क्या बना देता है, वो 3D अरे बना देता है। फाइन, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। when multiple 2D arrays, when multiple 1D arrays are clubbed, then that gives us 2D array। जैसे independently ये जो portion है 1 2 3, ये एक 1D array है। This 4 5 6, that is a 1D array। This 7 8 9, that is a 1D array। So 3 1D array here got combined and that gives us 1 2D array। When multiple 2D arrays are combined, then that gives us 3D array, ठीक है। और वही चीज यहाँ इस डायग्राम में दिख रही है। तो ये जो सबसे आगे एक तुम्हें बॉक्स दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट 2D अरे, ठीक है। उसके पीछे एक और बॉक्स है छुपा हुआ है, निकालते हैं उसको भी बाहर, ठीक है। दैट इज आल्सो अ 2D अरे, उसमें भी 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। उसके पीछे एक और बॉक्स है, वो भी क्या है, 2D अरे। फाइन, अब एक 2D अरे को एक्सेस करने के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, 3 इंडाइसेस की जरूरत पड़ेगी। वो 3 इंडाइसेस क्या कहलाती हैं, I J K, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का नाम से पता चलता है कि इसमें 3 इंडेक्स लगेंगे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और वो एलिमेंट्स कैसे होंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। इसका एक स्कैटर्ड शेप ये भी है, मतलब एक साइड व्यू मान लो, वो जो तुम्हें यहाँ से दिख रहा था सामने से, ये इसका साइड व्यू मान लो कि ये जो तीनों मैट्रिक्स जो है ये ओपन करके दिखा दी, जो एक के पीछे एक रखी हुई थी। ये सबसे आगे वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, सबसे आगे वाला 2D अरे, ये उसके पीछे वाला 2D अरे, ये उसके पीछे वाला 2D अरे, ठीक है। बैक टू बैक 3 2D अरे मिले तो इनने मिलके क्या दिया, 3D अरे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंटली इस पे बात करते हैं कि इंडेक्स कैसे काम करते हैं। फाइन, अगर मैं मान लो सपोज यहां पर अगर मैं यहां पर सपोज इस वाले, अगर मैं सबसे आगे वाले 2D अरे की बात करूं इसकी, तो इस सबसे आगे वाले 2D अरे में देखो कोई भी एलिमेंट जब होगा ना, जैसे मान लो अगर मैं एक 3D अरे बना रहा हूं जिसका नाम है A, सपोज A, तो A के अगर किसी भी एलिमेंट्स को बाहर निकालना है, assume that you have created a 3D array of which name is A and that 3D array is this, ठीक है। यही 3D अरे है, इसी का नाम A है। पहले तो काउंट करके बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 27, क्योंकि एक 2D में 9 दिख रहे हैं और 9 × 3 यहाँ पे 27 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप एक बात तो जहन में बिठा लो कि A के साथ किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर बाहर निकालना है तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, कितने, 3। उन 3 ब्रैकेट्स के अंदर इंडिपेंडेंट वैल्यूज आएंगी और वो एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकाल के बाहर लाएगा कि ये रहा, ठीक है। इसमें से जो पहला इंडेक्स है आपका, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पहला इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन से बॉक्स में से वैल्यू निकाल के ला रहे हैं, कौन से 2D अरे में से वैल्यू निकाल के बाहर ला, ठीक है। तो यहाँ कितने 2D अरे दिख रहे हैं, 3, ठीक है। इसमें से जो पहला 2D अरे है, इस पे इसका हम इंडेक्स अलॉट कर देते हैं, ये I से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिख भी रहा है यहाँ पर, इसका हम अलॉटमेंट कर देंगे 0 से, ठीक है। इसके पीछे जो 2D अरे रखा है, इसमें हम मान लीजिए कि I की वैल्यू जो है वो है 1, और इसके पीछे जो सबसे आखिरी में 2D अरे है उसमें I की वैल्यू है 2, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर कर लो कि जो हमारा इन तीनों में से जो पहला स्क्रिप्ट है, पहला जो इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से 2D अरे की बात कर रहे हो विद इन दैट 3D अरे, ठीक है। उस 3D के अंदर कौन से 2D की बात कर रहे हो। तो अगर मान लो कि मुझे सपोज यहां से लाना है इस 14 को बाहर, सपोज ये वो मेरा एलिमेंट है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस 14 को लाने के लिए आई एम ऑब्जर्विंग दैट I मस्ट बी, हाँ ध्यान से देख, I मस्ट बी 0, तो मुझे यहां पर पहले इंडेक्स पे देना पड़ेगा 0, ठीक है, पहला 2D,
और उसके बाद में फिर कहानी वही हो गई जो आपने इसके पहले 2D में यूज करी थी, बस आईजे की जगह क्या चलेगा यहाँ पर, जेके। ठीक है, वो आईजे जेके से फर्क क्या पड़ता है, यहाँ से सीधे मैं काउंट कर लूंगा। 14 चाहिए तो जे की वैल्यू मस्ट बी 0 1, ठीक है, एंड के की वैल्यू मस्ट बी 0 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो, समझो बात को, ये आपकी पहली रो जिसमें जे की वैल्यू होगी 0, या आपकी दूसरी रो जिसमें जे की वैल्यू होगी 1, या आपकी तीसरी रो जिसमें जे की वैल्यू होगी 2। तो आपने बोला आप दूसरे नंबर पे, मतलब स्टेप वाइज चलते हैं। पहले नंबर पे कौन सा 2D अरे, ये वाला, उसका इंडेक्स डाल, ठीक है, उस 2D अरे में आ गए। अब 2D अरे में तो दो ही चीजें हैं, रो और कॉलम। दूसरे नंबर पे तुमने बोला कौन सी रो में जाना है, तो तुमने बोला ये वाली रो में जाना है, यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है 1, तो अगला इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर तुमने कहा इस रो में भी कौन सी कॉलम है, सेकंड कॉलम, इंडेक्स क्या है 1, तो यहां पे तुम लिखोगे 1। ये जब तुम प्रिंट करोगे सारे के ऊपर तो ये तुम्हें दे देगा 14, ठीक है। तो 3 स्टेप मैंने बोली है, वो 3 स्टेप में रिपीट कर देता हूं। एक, सबसे पहले कौन सा 2D अरे, वो इंडेक्स, वो पहला इंडेक्स, ठीक है। एक बार तुम उस 2D अरे पे पहुंच गए, फिर कौन सी रो, फिर उस रो की कौन सी कॉलम, फाइन। तो 2D अरे, रो, कॉलम, एक बार तुमने ये तीनों चीजें पकड़ी रखी, वो तुम्हें उस 3D का स्पेसिफिक एलिमेंट निकाल के बाहर दे देगा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि अगर मुझे सपोज यहां से ये 25 बाहर चाहिए, दिस 25, व्हाट इंडाइसेस आई एम गोइंग टू यूज विथ अरे नेम ए। सबसे पहले 1 since it is on that position, then 1 again for row, then 192 for column. So A of 112 is going to give us that 25. ठीक है, तो this way I can access a 3D array. This is what 3D array is. ये ऐसा दिखता है, इस तरीके से इसके एलिमेंट्स जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ? चले प्रोग्राम में चले। सो कौन सा प्रोग्राम था वो, 8, तो ये हो गया प्रिंट। अब ये जो मैंने जो डायग्राम में तुमको दिखाया था, कॉन्स्टेंटली मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स वही लिए सारे, ठीक है। तो यहाँ पर वही एलिमेंट्स हैं एंड द वे ऑफ एक्सेसिंग इट द सेम, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था। तो अभी एक काम करते हैं, यहीं पे रैंडमली वो चीज करके देख लेते हैं। एक आध प्रिंट में इसके ऊपर रैंडम चलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप मुझे बता देना, मुझे जो है सपोज इस 3D अरे में से जो हमने अभी देखा था, चाहिए ये 36, दिस 36 तो दिख भी रहा है यहाँ पे, वैसे ये रहा, ये 36। व्हाट वुड बी द इंडाइसेस? 2 2 0। तो मैं जाता हूं उस प्रोग्राम में और मैं कोशिश करता हूं इसको फीड करने की, 2 2 and 0। This is what I inserted there. I executed this and I've got that element 36, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स फॉर द अरे 2D अरे कौन सा उठाना है, सेकंड इंडेक्स फॉर द रो, third index for the column. So this way you can access the whole 3D array here. And I hope the image is now clear कि 1D array क्या होता है, then combination of 1D arrays gives us 2D arrays, and then combinations of 2D arrays gives us 3D arrays. ठीक है, it has this 1 2 3, it has nothing to do with number of rows and columns. ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में इंस्टेड 3 2D array, यहाँ पर 5 2D array लगे एक के पीछे, ठीक है। ऐसे कैसे 2 बॉक्स और लगा, तो अगर 2 बॉक्स और लगा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बॉक्स और लगाने के बावजूद भी तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर चौथे या 5वें बॉक्स में से अगर वैल्यू निकालनी है तो भी कितने इंडाइसेस की जरूरत है, 3। आई की वैल्यू 0 1 2 के बाद और आगे बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पर लगेंगे वही आई जे के। तो एक कंटेनर में से, एक अरे में से वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने इंडाइसेस की जरूरत पड़ रही है वही उसका डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे 2 3 5 10 50 बॉक्सेस भी लगे हुए होते तो भी अरे 2D अरे ही होता, फाइन। 4D अरे इसका फिर एक्सपांडेड वर्जन, इसमें आप ये बोल दो कि यार व्हेन 3D arrays are combined with each other then that structure is what you call 4D array।
और 4D अरे के अंदर से स्पेसिफिक वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर उसमें 4 इंडेक्स लगेंगे, 0 1 2 3, राइट। और अगर मैं ऐसे अगर सोचने की कोशिश करूं तो फर्स्ट इंडेक्स, ध्यान देना मेरी बात, फर्स्ट इंडेक्स 4D में विल बी फॉर कौन से 3D अरे के अंदर जाना है, सेकंड इंडेक्स उस 3D अरे के अंदर कौन से 2D अरे के अंदर जाना है, तीसरा इंडेक्स उस 2D अरे में कौन सी रो की बात चल रही है, और आखिरी इंडेक्स उस रो में कौन से कॉलम की बात चल रही है। जब तुम ऐसा घुसोगे अंदर एक एक करके तो तुम वहां से भी एलिमेंट निकाल के बाहर ले आओ, ठीक है। मतलब इमेजिन ही करना है अगर, तो इमेजिन कर लेते हैं, उसमें क्या है, जस्ट इमेजिन करवाना है। हाँ, ये स्ट्रक्चर को देखो, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करो। इसमें मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल एक कंटेनर की, तो वो कंटेनर मेरे लिए ये है, माय अरे इज दिस होल थिंग, फाइन। अब इसको अगर मैं पूरा एक अरे बोल रहा हूं तो इस अरे के अंदर अगर तुम देखोगे तो 3 3D अरे रखे हैं, 3, ठीक है। वो 3 3D अरे का कॉम्बिनेशन चूंकि बन गया है इसलिए दैट इज अ 4D अरे, वो 4D अरे बन गया, ठीक है। अब इस 4D अरे में से मैं तुमसे बोलूंगा यार अच्छा ये नहीं, इसमें भी एक काम करते हैं, पीछे जो दूसरे नंबर का बॉक्स है उसके अंदर जाके जो नीचे वाली वैल्यू है इसको निकाल के लाओ, ठीक है। तो तुम उसको निकालने के लिए पहले तुम ये बोलोगे दिमाग कैसे चलेगा, कैसे प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहले कौन से 3D अरे में जाना है, तो तुम सबसे बोलोगे पहला 3D अरे का इंडेक्स 0, दूसरे 3D अरे का इंडेक्स 1, तीसरे 3D अरे का इंडेक्स 2। तो तुम सबसे पहले बोलोगे अरे का नाम, पहले इंडेक्स में तुम लिखोगे 2, राइट। फिर तुम बोलोगे अच्छा इंडिपेंडेंटली ये 3D अरे है, तो इस 3D अरे में कौन सा 2D अरे, तो तुमने बोला यार ये पीछे वाला है, आखिरी वाला लिया था, तो सबसे आखिरी वाला कर लिया कि बीच वाला लिया, कौन सा लिया, सेंटर वाला। तो सेंटर वाला है तो 1, वो इंडेक्स हो गया। फिर उसमें कौन सी रो, तो आखिरी रो, तो अगला इंडेक्स इज 2, आखिरी कॉलम तो अगला इंडेक्स इज 2। तो बस ये जो मैं पोजीशन यहाँ जहाँ रख के बैठा हूँ उसका इंडेक्स उसके अनुसार बन जाएगा। सर ये अंडे के जैसे उसकी बात तो कैसे कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी वो तो अपने प्रोग्रामिंग कन्वेंशन आई डोंट नीड टू मैथमेटिकली ऐसा देते हो कि आई जे के। हाँ तो आईसीटी के सामने ले लो, सबसे बढ़िया वही सूट करता है, ठीक है IJKL MNOP, ठीक। So this is how the 4D array will look like and will be accessed, ठीक है। इस तरीके से वो बनेगा और इस तरीके से वो एक्सेस होगा। ऐसे कितना डायमेंशन आपकी इच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हो and this is nesting of for loop to access the 3D array। 3D array को एक्सेस करने के लिए नेस्टिंग कर दी गई, ठीक है। और 27 एलिमेंट्स हैं, 27 एलिमेंट्स को एक एक करके कहाँ लिखते बैठे, तो सारे एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए एक लूप लगा दिया, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ठीक है। हाँ, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ऐसे। तो एक सबसे बाहर वाला लूप चल रहा है आई के लिए, फिर चल रहा है जे के लिए, और फिर चल रहा है के, राइट। वैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो आई में रेंज भी है, यहाँ पे हमने 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्योंकि हमारा ये अरे उस किस्म का बना हुआ है। तीनों इंडाइसेस की जो वैल्यूज वेरी हो रही है वो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 वेरी हो रही है, इसलिए इस तरह की वैल्यूज नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आपका अरे अगर कुछ डिफरेंट टाइप का दिखता यहाँ पर, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर इंडाइसेस में चेंज कर लेते। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर इन 3 2D अरे के अलावा मान लो कि और भी 2D अरे जुड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आई की वैल्यू में उसके अनुसार वेरिएशन आएगा, राइट। अब इसको डिबग तो नहीं करना है, आई बराबर 0 के लिए अंदर जाएंगे, फिर जे की वैल्यू 0 1 2 के लिए चलेगा, फिर हर जे की वैल्यू के लिए के चलेगा एंड सो ऑन, फाइन। शेप लेके भी कर सकते हैं
क्या हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो दिस आर द एलिमेंट्स, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। वो जानबूझ के यहाँ पर एंड के साथ में, पहले भी यूज किया हुआ है क्लास में, एंड के साथ में यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है कि जब प्रिंट खत्म हो तो फिर वो स्लैश एंड जो रहता है यूजुअल लाइन चेंज करने के बजाय हमने बोला एक स्पेस दे देना ताकि वैल्यू सारी एक साथ दिख जाए हमें। तो दिस वे वी कैन इंडिपेंडेंटली एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ 3D अरे, राइट। इस तरीके से 3D अरे के एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एक्सेस किए जा सकते हैं। और इनमें अगर ये डायमेंशंस वगैरह भी चेक करने जाएं, ये भी देख ही लेते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट्स थे जो हमने पहले 1D और 2D के लिए लिए थे, वो एट्रीब्यूट्स यहाँ भी देख लेते हैं। अब चूंकि तुम देख चुके हो तो उसको भी हाइड करते हैं। तो इस अरे के लिए नंबर ऑफ डायमेंशंस, शेप और साइज ये प्रिंट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ डायमेंशन कितना आया 3, कितने इंडाइसेस की जरूरत पड़ रही है वो यहाँ पे देखा। इसके बाद में हर एक इंडेक्स, हर एक डायमेंशन जो है कितनी वैल्यूज कैरी कर रहा है, तो 3 3 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस। परंतु अगर उस वाले स्ट्रक्चर में पीछे कुछ और बॉक्सेस जुड़ गए तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब आई की वैल्यू 0 1 2 है क्योंकि 3 बॉक्सेस थे। अगर मान लो कि उसमें और कुछ वैल्यूज पीछे आ जाए 3 4 5, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब वो रेंज उस वाले इंडेक्स की क्या है, उसमें कितनी वैल्यूज कंटेंट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द साइज व्हिच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बढ़िया तरीका होता है कि जो यहाँ पे काउंट्स आते हैं उनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो साइज दे देता है ना। 3 into 3 into 3 दैट गिव्स यू 27। फाइन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो नंपाई के अरेज पे जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब ये था कि जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यूजुअल जो ऑपरेशन हम करते थे नंबर्स के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर, फ्लोट्स के ऊपर, those operations are available with this arrays as well, numpy arrays। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने 2 अरे बनाए हैं। अब चीजें आसान रखेंगे, इन दोनों अरेज को मैंने लगाया 1 डायमेंशनल अरेज। ठीक है, ये 2 1D अरे लिए हैं, एक में एलिमेंट्स है 4 5 6, एक में एलिमेंट्स है 1 2 3। दोनों अरेज को प्रिंट कर दिया है, फर्स्ट अरे सेकंड अरे बोलकर। उसके बाद में एक और अरे बनाया है ARR3 नाम से, पहले 2 को जोड़ते हुए, और उसके बाद में उस आए हुए रिजल्टेंट अरे को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और मैंने ये देखा कि अच्छा 2 अरे ऐड हो सकते हैं, तो ऐड होने के बाद में आगे रिजल्ट के साथ आता है। क्या देखो, फर्स्ट अरे सेकंड अरे एंड द रिजल्ट लुक्स लाइक समेशन ऑफ दोस टू इन व्हिच द रिस्पेक्टिव पोजीशन की जो एलिमेंट्स है वो आपस में ऐड हो गए। फाइन, पहली पोजीशन पर अगर देखेंगे तो 4 1 लिखा हुआ है, दैट गॉट एडेड एंड दैट गिव्स अस 5। दूसरी पोजीशन पे 5 + 2 दैट बिकम्स 7। ठीक है, और फिर 6 + 3 दैट बिकम्स 9। तो पहला कंक्लूजन इस प्रोग्राम का कि जब 2 अरेज को आपस में अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है तो रिजल्टेंट एलिमेंट फिर से अरे ही होता है जो यहाँ आ रहा है। ठीक है, और अगर आपने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह का कोई ऑपरेशन लगाया है तो रिस्पेक्टिव इंडाइसेस की जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। इंडेक्स 0 ऐड कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, और ऐसा सभी के साथ। ठीक है, तो अभी से हमने प्लस किया था, यही काम हम बचे हुए ऑपरेशन के साथ भी देख लेते हैं। ऑपरेशंस को एक एक करके डिफाइन कर लो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्टोर किया था उसको जगह, फिर प्रिंट किया था। ऐसा करना जरूरी नहीं है, हम उसे डायरेक्ट अगर डिस्प्ले के लिए यूज करना चाहते हैं तो क्यों एक नया ऑब्जेक्ट बनाना, डिस्प्ले कर दो। राइट, तो फिर हमने निकाला है डिफरेंस, फिर हमने निकाला है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने किया है डिवीजन, और ये हमें देगा क्वोशेंट्स। याद होगा तुम्हें अगर, ठीक है, ये क्वोशेंट्स देता है, इसके बाद में ये रिमाइंडर देता है, और ये पावर देता है। फाइन, तो हम कर रहे हैं अब इसको डिस्प्ले, एग्जीक्यूट किया, ये सारे रिजल्ट आए। ये आपके शुरुआती 2 अरे ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों का समेशन है। ठीक है, डिफरेंस देखो, 4 - 1 5 - 2 6 - 3, in all cases you are getting 3, that's why you are getting an array 3 3 3। फाइन, ये है आई गेस मल्टीप्लिकेशन, 4 into 1 5 into 2 6 into 3, that is giving you this। ये है प्रोबेबली डिवीजन, 4/1 is 1, 5/2 is 2.5, 6/3 is 2। राइट, ये है आपका आई गेस डिवीजन के बाद में क्वोशिएंट। 4 when is divided by 1 then that gives us quotient 4। ठीक है, 1 into 4 that becomes 4, remainder becomes 0। राइट, जब 5 2 से भाग लगता है तो क्वोशिएंट आता है 2 और रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, जब 6 3 से भाग लगता है तो क्वोशिएंट आता है 2, रिमाइंडर आता है 0। तो ये हो गया क्वोशिएंट वाला वेक्टर, क्वोशिएंट वाला अरे। इसके ठीक बाद जो हमने रिमाइंडर बोले वो सब यहाँ कंटेंट किए रहे, 0 1 0।
पावर्स की अगर बात करें तो 4 to the power 1 is 4, 5 to the power 2 which is 5 square is 25, 6 to the power 3 which is 6 cube is 216, है ना? 6 गुणे 6 गुणे 6 36 गुणे 6 that becomes 216, right? So this way you can operate the what arrays. You can operate the arrays with each other and that gives you as a result some arrays again. ठीक है, इस तरीके से वो हमें वापस से कुछ arrays दे देते हैं. इन्हें कहा जाता है, इन ऑपरेशंस को कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड दैट यू कैन इंपोज विद अरेज एज वेल. फाइन. अरिथमेटिक ऑपरेशन में फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम और देख लिया जिसमें हमने बोला यार 1D क्यों 2D पे करके दिखाओ, तो 2D बना दी. कॉन्सेप्ट वही है. फाइन. रिस्पेक्टिव पोजीशन. तो अब अगर मान लो तुम्हें दो मैट्रिक्स दिख रही हैं 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, लगा तो क्या है उसमें जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है 0 0 वाला 0 0 के साथ ऐड हो जाएगा, 0 1 वाला 0 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 0 2 वाला 0 2 के साथ ऐड हो जाएगा, इस तरीके से सबको रिजल्ट दे जाएगा. Fine. So I've taken two dimensional arrays here, two dimensional arrays here, of which the name are ARR1 and ARR2. Then we printed those two arrays. Then we added those two arrays, stored them in a resultant array, and then the result also got printed. The result is this. ठीक है. शुरुआती दो जो है वो हमारे ऑपरेंड्स थे, आखिरी वाला जो है वो हमारा आउटपुट है. ठीक है. देखो 1 plus 1. Not 1, yes 1. 1 plus 1 that gives us 2. ठीक है. ये 2 cross 3 के arrays हैं. 2 with what 2 that gives us 4. 3 plus 3 that gives us 6 and so on. ठीक है. तो it's not about 1D arrays only. किसी भी डायमेंशन के ऊपर अगर आप ये ऑपरेशन लेके जाओगे तो वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. फाइन. इसके बाद में एक और प्रोग्राम है जिसमें हमें ये बताया गया है कि किसी अरे को अगर आप किसी स्केलर के साथ में ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा. स्केलर से मेरा मतलब ये एक ऐसी एंटिटी जो अरे नहीं है, अरे विद नॉन अरे, राइट. तो मैं इसे स्केलर बुला रहा हूं फॉर दिस मोमेंट. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने एक अरे लिया है जो वन डायमेंशनल अरे है, आपने उसको प्रिंट भी किया है कि ये मेरा अरे है, राइट. और फिर आपने उस वन डायमेंशनल अरे में ऐड किया है 1. अरे ऐड नहीं किया, आपने बोला इस अरे में 1 ऐड करना चाहता. ठीक है. तो आप अभी तक पीछे क्या देख रहे थे, दो अरे आपस में ऐड हो रहे थे तो रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे एडिशन होकर नया अरे मिल गया. इस बार आपने ARR+1 किया, उसको आपने ARR2 में सेव किया और ARR2 जो है वो आपने यहाँ पर फैच कर लिया कि आपने देखा कि देखो ARR2 को प्रिंट कर दिया कि वो क्या आ रहा है. देखो, दिस वाज द गिवन अरे 1 2 3 एंड दिस इज द रिजल्टेंट अरे. व्हाट इज द बिहेवियर? that scalar one, that independent object one got added to each and every element of the array involved there, right. मतलब 1 2 3 तीनों के साथ जाके जुड़ गया तो 1 plus 1 becomes 2, 2 plus 1 becomes 3, 3 plus 2 plus 1 becomes 3, 3 plus 1 becomes 4. So that's why we are getting here 2 3 4. ठीक है. तो एक अरे को किसी स्केलर के साथ जोड़ते तो भी रिजल्ट अरे ही आता है, पर वो जुड़ेगा कैसे, वो सब सारे एलिमेंट्स के साथ में जुड़ जाएगा, वो ऑपरेशन सबके साथ में परफॉर्म हो जाएगा. ठीक. एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू द डायमेंशन ऑफ द अरे. ऐसा जरूरी नहीं कि 1D अरे ले. एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटर एज वेल. जरूरी थोड़ा प्लस करें, कुछ और भी कर सकते हैं, राइट. तो इसी तरीके से अगर नीचे के दो ऑपरेशन यहाँ पे देखोगे तो हमने वहां पे प्रिंट किया है ARR1 into 2, जो सीधे सीधे बताता है कि एक अरे प्रिंट होगा जो कि हमारे गिवन अरे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देगा, 2 को 2 का गुणा कर देगा. ठीक है. और ऐसे अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट यू कॉल रेसिप्रोकल. क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल. 1/द गिवन अरे. तो 1/द गिवन अरे मतलब 1/द पहला एलिमेंट 1 by 1, 1/द दूसरा एलिमेंट 1 by 2, 1/द तीसरा एलिमेंट 1 by 3. तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज योर रिजल्ट. ठीक है. ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है. इसके बाद में ये देखो क्या आ रहा था यहाँ पे, क्या 2 का गुणा किया था ना, ये रहा. तो 1 2 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 4 6 एंड 1 by 1 is 1, 1 by 2 is 0.5 and 1 by 3 is 0.333. ठीक. तो ऐसे आप अरेस को स्केलर्स के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं, अरेस को नॉन अरे एलिमेंट्स के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं. वो इस तरीके से बिहेव करता है. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? ठीक है. द सेम थिंग इज डन हियर, बस जो डायमेंशन था वो बढ़ा दिया है. अरे जो ले लिया है वो ऑफ सेकंड डायमेंशन. तो सेकंड डायमेंशन का 2D अरे ले लिया है, उस 2D अरे को प्रिंट करवा के उस 2D अरे में मल्टीप्लाई किया है 2. तो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6. अगर हम रो वाइज बात करें तो
और रिजल्ट आपको ये मिल रहा है। ये आपका 2D अरे हो गया। जब इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो तमाम एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 दे ऑल गॉट मल्टीप्लाइड विद 2। तो कितनी रो कितनी कॉलम उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक नॉन अरे एलिमेंट लेके आए हो, स्केलर लेके आए हो, तो वो तो अंदर जाएगा और अरे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायमेंशन और कुछ भी हो, मतलब यही काम अगर मैं 3D में करता तो 3D में भी चाहे जितने 2D बॉल है चाहे 1D जितने बॉल है वो 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो whenever you are multiplying a number with an array that gives you this kind of result. Clear? बहुत ही बढ़िया। Then the operations that you have done can be managed using this way as well. इस तरीके से भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब कुछ मेथड्स होती हैं हमारे पास में numpy पैकेज में जो आपको मदद करती है वही ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने 2 अरे लिए। ठीक है, किस प्रकार के अरे लिए? 1D अरे। 1D अरे लिए हैं और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल इसको हटाओ और केवल इस वाले पोर्शन पे कंसंट्रेट करो। ARR1 और ARR2 को लेकर एज आर्ग्यूमेंट आपने लिखा है ये ऑपरेशन NP which is numpy dot add, और उसको 2 पैरामीटर डाल दिए ARR1 ARR2, आपने वो भेज दिए उसको फंक्शंस और वो रिजल्ट दे रहा है ARR3। तो नाम से पढ़ के समझ में आ रहा है कि ARR1 और ARR2 को करना है ऐड, और ऐड करके जो है रिजल्ट स्टोर करवाना है ARR3 में, और फिर हम उसको कर रहे हैं प्रिंट। तो जो हम बिहेवियर पीछे देख के आए थे वही बिहेवियर यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऊपर देखो ध्यान से और रिजल्ट नीचे देखो। तो 4 + 1 becomes 5, 5 + 2 becomes 7, 6 + 3 becomes 9. The function that we used here, add, or the functions that we are using there, है ना, यहाँ जो नीचे लिखे उनको भी एक बार ध्यान से देखना। This functions, add के साथ अलावा मैंने subtract यूज किया है, multiply यूज किया है, divide यूज किया है, power यूज किया है। सबको यूज करने का तरीका वही है, np 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 डॉट मेथड का नाम और उसके साथ में 2 आर्गुमेंट। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं तो बाइनरी ऑपरेशंस को 2 ऑपरेंड्स लगते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम बोलते हो ऐड करना है तो ऐड तो ऐसा नहीं बोल सकते 2 को ऐड कर दो, तो फिर सामने से सवाल आना ही किसके साथ। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब तुम्हें 2 एंटिटीज को क्लब करने की जरूरत पड़ती है तो उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। और अगर एक ही ऑपरेंड से काम हो जाता है, आई को डिक्रीमेंट कर दो, तो आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस का तुमने देखा होगा, तो वो यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड लगता है। कहीं हम C++ में यूज करते थे, यहाँ पर पता नहीं चलता कि जब आप चेक कर लेना आई प्लस प्लस जहां लिखा तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता था। उसका मतलब होता था कि i = i+1, एक का इंक्रीमेंट, और जहां लिखा i++ उस सिस्टम आई में एक ऐड कर देता था, मतलब उसमें ऑपरेंड कितना लगा, एक। तो कौन सा है, आई, इसलिए वो ऑपरेशन किस किस्म का होगा, यूनरी। तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनरी व्हाइल दिस आर बाइनरी। ठीक है, तो ये जितने बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिखे हैं, चूंकि ये बाइनरी है तो आपके साथ में पैरामीटर में 2 ऑपरेंड लेके जाएंगे जिनको आपस में ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, रिजल्ट तो इसके सब प्रेडिक्टेड है, दोनों अरेज हमारे पास हैं, सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सब हम जानते हैं, तो उसी के अनुसार आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, दिस वाज एडिशन, दिस वाज सब्ट्रैक्शन, ये है ना अपने 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मिल जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज मल्टीप्लिकेशन 4 × 1 5 × 2 6 × 3। व्हाट इज दिस, दिस इज डिवीजन 4/1 5/2 6/3। दिस इज पावर 4 to the power 1 5 to the power 2 6 to the power 3, right? So this worked same way as we have done in last program. इनको देख भी लेते हैं यार, देखो यहाँ ध्यान से, ये जितनी मेथड्स के मैं नाम लिख रहा हूँ ये किसके रेफरेंस में लिख रहा हूँ, np डॉट ऐड, np डॉट सबट्रैक्ट। np क्या है, numpy है ना, np स्वयं numpy है, उसके अंदर का कुछ एंटिटी नहीं है यहाँ पर, np इज numpy, और आप numpy के जरिए डायरेक्ट बोल रहे हो numpy के अंदर ऐड रखा है उसको बुला के लाओ या उसको कॉल करो, numpy के अंदर सबट्रैक्ट रखा है उसको कॉल करो, ये 2 पैरामीटर उसको भेजो, तो व्हाई नॉट टू चेक इट। बहुत ही बढ़िया लगेगा अगर ये दिख भी जाए वहां पर। तो यहाँ पे आए, हमने थोड़ी देर पहले अभी ये देखा, दिस वाज dir ओवर numpy। तो numpy के अंदर ढूंढने गए, सबसे पहले ऐड ढूंढो, देखो यहाँ ऐड 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 ऐड
ए कहां से शुरू हो रहा है, इज दिस, हियर इट इज ऐड, ठीक है। हमने क्या यूज किया था ऐड के अलावा अभी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट। तो दोनों हमको डिवाइड को ये सी के बाद में डी आना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड लिखना चाहिए डी आई वी आई, डिवाइड है ना, डिवाइड। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई भी लिखना चाहिए, वेयर इज द मल्टीप्लाई, हियर इट इज, और भी होंगे यार। तो दिस आर ऑल methods or functions that are residing inside numpy packages, that numpy package that you are calling there. Fine. इनका प्रकार अगर एक बार जांचने की कोशिश करूं तो टाइप ऑफ numpy in that add, numpy में add जो है वो क्या है, तो वो मुझे दे रहा है it is an object of class numpy dot ufunc, ठीक है। ये जो ufunc लिखा, अब ये होगी क्लास इसके अंदर, numpy के अंदर ढूंढने जाएंगे तो ufunc नाम की क्लास भी मिल जाएगी अपने को, बट ufunc जो है that here stands for universal functions, universal functions। तो ऐसे वो जितने बाकी जो हमारे मेथड्स थे, फंक्शंस थे, उनका भी टाइप देखोगे तो सब ऐसे ही आएगा कि these are actually objects of class this object of this class, ठीक है। तो ये दरअसल सारे फंक्शंस हम यूज करते हैं, numpy पैकेज में डिसाइड करते हैं और इनको यूनिवर्सल फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है। दिस आर ऑल यूनिवर्सल फंक्शंस। सर एक डाउट, क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि दो एरे यूज कर रहे हैं, हाँ। थर्ड भी यूज करेंगे, ऐड मेथड लगाएंगे वो एनपी के थ्रू, तो फिर वो भी ऐड करेगा। हाँ, तो लेकिन उसमें तो 3 पैरामीटर्स हैं। करके देख लेना राजा, मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि यहाँ पे 2 लिया तो हो गया, ARR 1 2 3 ले लेना और यहाँ 3 आर्गुमेंट पास करके देख लेना, कर ही लेते हैं काम। तो वो हो ही जाएगा ना, वो तो हो ही जाएगा। आइडियली लॉजिकल तो होना ही चाहिए, क्यों मना करेगा वो, ऐसा कंस्टेंट क्यों होगा ऐड के साथ में कि 2 के अलावा 3 ले लूंगा, पर फिर भी एक बार करके देख लेते हैं इसको। ARR 1 2 3, these are now 3 arrays and then the arguments in add is this as well, ठीक है। एक समस्या इसमें आएगी वो ये है कि आपका रिजल्ट इज आल्सो ARR 3, वैसे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए लॉजिकली, पर पल भर के लिए एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ARR 4 और इसको हम करवाते हैं एग्जीक्यूट एंड इट गॉट एग्जीक्यूटेड। 4 + 5 नहीं आया, पता नहीं क्या रिजल्ट आ रहा है, ऐड नहीं हुआ, देख लेते हैं np डॉट ऐड this ARR 1 2 3 print ARR 4, saving it and then executing it is giving us 5 7 9। तो probably some sort of thing ये यहाँ पर desired output नहीं दे रहा, कई बार desired output नहीं दे रहा तो मेरा बहुत मन करता है कि ये VS कोड को ही बंद करके वापस से चालू कर लूं, पर ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इसको भी नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा यार, इसको रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, दैट आई नीड टू सी एज वेल। चलो ये तुम वो देख लेना इसमें। तो सर ये मैथमेटिकल डाउट है। बोलो ना सर जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये दो पैरामीटर्स आते तो बाइनरी कहलाता, राइट, वो तो 0 और 1 वो तो डॉट किया, अगर 3 पैरामीटर्स आते तो टर्शरी कहलाते हैं, टर्नरी नहीं, लेकिन टर्नरी वो नहीं है जिससे तुम कनेक्ट कर रहे हो उसको, टर्नरी ऑपरेटर तो अपन AFL में पढ़ा था। 3 ऑपरेटर्स लेकर तुम मुझे एक ऑपरेशन बताओ कौन सा परफॉर्म किया तुमने जीवन में आज तक। नहीं बताओ, अब पूछ रहे हो तो बताओ तो सही कम से कम। अरे बताओ, बनाना पड़ेगा। नहीं अभी बता, सोच जल्दी बता, जब तक तू बना जब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ। हाँ भाई, इसको भी प्रयास कर लेते हैं। आ गया रिजल्ट अंकुर, 3 तो लगा है पर वो 2 करके ही लगा है कुल मिला के, मतलब अगर तुम देखोगे स्पाइरल है वो कैसा है, तुम उसको देखो एक बार। सबसे पहले इसको देख लो, ठीक है, ये क्या है, ARR 1 और ARR 2 को ऐड करके एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इतना जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये उस आने वाले समेशन से रिजल्ट से रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। वो रिजल्ट हो जाएगा हमारा अब पहला आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
और दूसरा आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा वो तीसरा अरे जो तुमने लिया है। अब इसका और इसका एडिशन फिर से कर रहे हैं np डॉट x, फाइन। और इस तरीके से जब रिजल्ट प्रिंट किया तो हमारे पास में वो समेशन आ गया 6 9 12 जो हमें चाहिए। तो वी यूज दिस मेथड बट देन वी यूज्ड इट ट्वाइस, मेथड के अंदर मेथड, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तब जाके रिजल्ट निकला है। और बाकी आप एक बार और आपके हाथ पे आजमा लेना, देख लेना कि वो 3 आर्गुमेंट 4 आर्गुमेंट 5 आर्गुमेंट वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो वो 3 ऑपरेट वाला कोई ऑपरेटर सर इजी ये यार 3 भी जैसे क्रिएट मैं बोल रहा हूँ, तो सुन। अगर मैंने कहीं लिखा है कि 2 नंबर को प्लस करवाना है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं 1 + 2, 1 + 2 सपोज, ठीक है। अब अगर मैं तुम अगर इसको इस तरह से सोच रहे हो कि 3 नंबर को प्लस करवाना है, तो 3 नंबर को प्लस करवाने के लिए अगर तुमने कोई अगर ऑपरेशन लिखा तो तुम क्या लिखोगे 1 + 2 + 3। तो ये एक सिंगल ऑपरेशन नहीं है जिसको मैं ये बोलूं कि दिस इज अ सिंगल ऑपरेशन इन व्हिच देयर आर 3 ऑपरेंड्स, ऐसा नहीं है। इसको स्प्लिट कर दिया जाता है। 1 + 2 इज एन ऑपरेशन जिसमें 2 ऑपरेंड्स हैं। इनका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम फर्स्ट ऑपरेंड फॉर सेकंड ऑपरेशन, और वो फिर से 2 ऑपरेंड और 1 ऑपरेटर बन जाएगा। तो आप जो पूछ रहे हो ऐसा देखने में कभी नहीं आया कि एक ऑपरेटर और उसके आसपास में लगे हुए हैं 3 ऑपरेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए बाइनरी के आगे हाल फिलहाल मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैं जितने ऑपरेशन सोच पा रहा हूं अभी वो सारे के सारे ऑपरेशंस ऐसे ही हैं कि जिसमें 2 ऑपरेंड्स आ रहे हैं वो आपस में ऑपरेट हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी अगर होते हैं तो उन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, वो ऑपरेट होता जाता है और वापस से फिर बाइनरी का शेप देता हुआ चलता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो यही है। अरे नहीं सर मुझसे नहीं मतलब अभी हाल फिलहाल मेरे दिमाग में और कोई इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं आ रहा। कुछ आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ आपके दिमाग में आया तो आप मुझे बताओ, डिस्कस कर लेंगे। ये समझ में आया क्या? तुम्हारे चेहरे देख के ना मेरे को फिर बाद में घड़ी देखने की इच्छा होती है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है गॉट इट। चलो चलो आज के सेशन में कोई डाउट अभी तक के पोर्शन में? नहीं सर अब समझ में आ गया, बहुत समझदार। चलो चलते हैं। बस सर एक ही है मेरा क्या